प्रेजेंट है वो या नहीं है, जो क्वेश्चन ब्रेक से यस सर। एग्जिट किया था उससे पहले जो क्वेश्चन पूछ रहे थे? हाँ सर। क्या नाम है? शिवम शुक्ला। सर हाँ सर। सर हाँ जी। सर एक्चुअली क्वेश्चन नहीं था सर, वो देखो, डिस्कशन कर कोई रहे बात नहीं, मैं एक एक बताता हूँ। जो आप बोल रहे थे, आपका एमएससी का रिसर्च वर्क था या एमटेक और पीएचडी वाला? थे। सर मेरा सर एमएससी का ही था, पर प्रोजेक्ट था सर, रिसर्च वर्क नहीं था, प्रोजेक्ट में था सर के अंडर में था। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, आएगी प्रोजेक्ट में ही आपको रिसर्च पेपर पढ़े होंगे जो भी है। हाँ सर। एमएससी में आप बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन का बेसिक पार्ट पढ़े होंगे। तो जो आप कह रहे हैं कि बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन में ऑल एटम्स जो आपके सिल्वर एटम्स हैं वो ग्राउंड स्टेट में ही होंगे, ऐसा एक तो ये गलत नहीं है। सर, ऐसा नहीं कह रहा हूँ सर मैं। जो हम बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन पढ़ते हैं, यस सर। पहले मैं बोल दूं तब बीच में बोलना आप, ठीक है? आप सुन यस लो। सर। यस सर। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन में हम हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ आते हैं, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ऐसा होता है जिसमें मोर पॉपुलेशन हमारा ग्राउंड स्टेट में इंक्रीज हो जाता है, उसको हम बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन बोलते हैं। रिलेटिवली लार्ज पॉपुलेशन इन ग्राउंड स्टेट इज कॉल्ड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। तो ऑल एटम्स ग्राउंड स्टेट में नहीं है, एक तो ये आपको करेक्ट करना चाहिए। यस और सर। मैंने भी बोला कि कुछ हम थिंक तो कर रहे हैं ग्राउंड स्टेट में एक्सटर्नल गलत एक्सपेरिमेंट के लिए, बट पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि हो सकता है कि एटम को कहीं से एनर्जी मिली और एक्साइटेड स्टेट में चला जाए। मैंने ये नहीं कहा कि वो श्योरली एक्साइटेड स्टेट में होगा, श्योरली ग्राउंड स्टेट में होगा। मैंने पॉसिबिलिटी बताया, बट अगर हम ग्राउंड स्टेट में ले रहे हैं तो हमारा सिंगल बीम स्प्लिट नहीं हुआ, सिंगल बीम में रहेगा। अगर वो एक्साइटेड स्टेट में होता तो हमारे नंबर ऑफ बीम्स अगर पी लेवल में होता तो 3 मिलने चाहिए थे, डी लेवल में होता तो 5 मिलने चाहिए थे, बट वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से मैच नहीं करता है। जब तक हम स्पिन इंक्लूड नहीं कर रहे हैं और ग्राउंड स्टेट का रेफरेंस नहीं ले रहे हैं तो हमारे टू बीम का जो कंसेप्ट है वो एक्सप्लेन, टू बीम का रिजल्ट एक्सप्लेन नहीं हो रहा है। यस एक पॉइंट और मैं बताऊं, जो आप वेपर की बात कर रहे थे, यस सर। वेपर सिर्फ इसलिए यूज करते हैं, वेपराइज इसलिए करते हैं कि हमारा जो मटेरियल है वो हो सकता है कि सॉलिड फॉर्म में हो, और जब तक हम उनको सॉलिड के कॉरस्पॉन्डिंग जो बॉन्ड जो वहाँ पे एटम को बाइंड किए हुए हैं, ठीक है, जब तक उसके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उससे ओवरकम नहीं करेंगे वो गैसियस फेज में नहीं आएगा। आप यस लोग सर। पढ़े होंगे, ये एमएससी को छोड़ दीजिए, आप लोग लिक्विड, वेपर और सॉलिड फेज के लिए एनर्जी किस ऑर्डर का होता है, फोर्स किस ऑर्डर का लगता है, रिलेटिव स्पेसिंग किस ऑर्डर की होती है, ये बहुत बिलो 10th लेवल पढ़ होंगे। यस तो सर। हमें बीम बनाना है, तो बीम बनाने के लिए हमें मॉलिक्यूल्स को गैसियस फेज में लाना पड़ेगा, वेपर फेज में लाना पड़ेगा, और वेपर फेज में लाने के लिए हम उसको वेपराइज करते हैं, ना कि उसको ग्राउंड स्टेट में लाने के लिए वेपराइज करते हैं। तो ये आपको कंफर्म होना चाहिए। यस सर। क्लियर हुआ? यस सर। क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म से जब तक हम वेपराइज नहीं करेंगे हमें बीम बनेगा ही नहीं, वेपराइज नहीं होगा, बट बीम श्योरली ग्राउंड स्टेट में आएगा, ये कंफर्मेशन नहीं है। यस सर। अब जब वो वेपर बन गया, उस वेपर को हम कूल करेंगे, बट इतना कूल नहीं करेंगे, उस पर इतना प्रेशर अप्लाई नहीं करेंगे, तो फिर से सॉलिड फॉर्म में बनेगा। वापस से सॉलिड। यस सर। रहे वेपर फॉर्म में, वेपर फॉर्म में ही रहेगा, बट उसकी एनर्जी को मिनिमाइज करने की तरफ हम जाएंगे, और उस मिनिमाइज करने के लिए उस वेपर को हम हो सकता है ऐसे एटमॉस्फेयर से पास कराएं जिससे वो कूल हो जाए और उसकी एनर्जी नियरली ग्राउंड स्टेट की एनर्जी को मैच करे। यस सर। तो एक्सपेरिमेंट जो होते हैं, एक्सपेरिमेंट और जो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, एक्सपेरिमेंट में मोर देन वन थ्योरी का मिक्सिंग होता है, ठीक है? एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट जो हम थ्योरी में इजी रिजल्ट पढ़ते हैं वो कॉम्प्लिकेटेड रिजल्ट्स वहां पे मिलते हैं, मिक्सचर मिलता है। बट जब हम उसको थ्योरी से एक्सप्लेन करते हैं तो बाकी सारी पॉसिबिलिटी को एक्सटेंड करते हैं। जो हमारा इंटरेस्ट का पार्ट है, जो हम थ्योरी अप्लाई करना चाहते हैं, सिर्फ वो प्रेजेंट रखते हैं, बाकी को हटा के चलते हैं। यस सर। ये मैंने स्टार्टिंग से आप लोगों को बताया जब मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पन इफेक्ट बताया था, ठीक है? तो ये सब जो पार्ट है, मैं यहाँ पे जिस लेवल की प्रिपरेशन करा रहा हूँ वो कंपटीशन लेवल है, नेट, गेट, टीआईफआर और जेस्ट। तो मैं यहाँ पे अगर रिसर्च का पार्ट में बताने लगूँ, मैं पहले भी कई बार बोला हूँ ये स्टेटमेंट सभी को, कॉमन सेंटेंस, तो जो आपके जो ग्रुप है, मोर देन 250 स्टूडेंट या 300 प्लस होंगे, उन सबका इंटरेस्ट ये नहीं होता। यहाँ पे जो ज्वाइन करते हैं वो स्पेशली करते हैं कि हमारे जो कंपटीशन का लेवल है, जिन कंपटीशन की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके एग्जाम्स को, उनके क्वेश्चंस को हम कैसे करेक्टली इजी वे में हम सॉल्व करना सीखें। यस सर। उन किसी को इस बात से शायद 5% स्टूडेंट को, मैक्सिमम 5% स्टूडेंट को इंटरेस्ट रहेगा कि स्तन गलनक एक्सपेरिमेंट होता कैसे है, मगर प्रॉब्लम स्तन गलनक एक्सपेरिमेंट पे पूछा जाता है, वो क्वेश्चंस कैसे होंगे वो लगभग सभी का इंटरेस्ट होगा। मेरे स्टेटमेंट से एग्री है कि नहीं? यस सर। सभी एग्री होंगे? सर जी सर। यस सर। तो अभी हमारा फोकस किस पे होना चाहिए कि जो हमारे सिलेबस का पार्ट है उसको अप्लाई करके हम एग्जाम्स के क्वेश्चंस को कैसे करेक्टली करें। और मेरा मेथड वही है, मैं किसी पार्ट को डिटेल में पढ़ा सकता हूँ, बट मैं अवॉइड करता हूँ। क्यों? क्योंकि उसको पढ़ाने से 1% स्टूडेंट का बेनिफिट नहीं होगा, और बेनिफिट कहाँ मिलेगा? उनके रिसर्च वर्क में, उनका लॉस ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट में हम मिक्स कर रहे हैं वो मिक्स केस एग्जाम में हो सकता है पूछा ही ना जाए। तो वो बेसिक पार्ट जो एग्जाम के लिए जरूरी है, पहले वो स्ट्रांग होना चाहिए। अगर उसमें मिस्टेक्स आएंगी तो रिसर्च तो छोड़ दीजिए, ना एग्जाम होगा ना रिसर्च होगा, फ्यूचर में कुछ और ही होगा, ठीक है? तो कोशिश ये करें, मैं बताने को मना नहीं करता, पर जो लिमिटेड टाइम है, क्योंकि अकेला क्वांटम मैकेनिक्स ही नहीं पढ़ रहे, और भी टॉपिक मेरे, और भी बुक मुझे पढ़ाना है, और भी टीचर्स को पढ़ाना है, टाइम लिमिटेड होता है, तो पहले जो जरूरी है वो पूरा हो जाए, ठीक है? यस सर। तो कंटिन्यू करते हैं। स्तन गलनक एक्सपेरिमेंट डिस्कस कर रहे थे ब्रेक से पहले, और मैंने अभी भी वो कंप्लीट नहीं है, जस्ट यहाँ पे मैंने अभी स्तन गलनक एक्सपेरिमेंट में इसका स्टेटमेंट बताया, और ये आपको डिस्कस किया है कि कैसे वो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई होता है कि इलेक्ट्रॉन का स्पिन हाफ है। अभी ये स्तन गलनक एक्सपेरिमेंट कंप्लीट नहीं हुआ, जस्ट ये शो किया कि जब तक आप यहाँ पे आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में सिल्वर एटम्स इन ग्राउंड स्टेट, ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो सिंगल इलेक्ट्रॉन से अराइज होगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है, जब तक आप ये हाफ इंक्लूड नहीं करेंगे, ये एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट है कि सिंगल बीम टू बीम में स्प्लिट होगा, वो एक्सप्लेन नहीं होगा। और जैसे ये हाफ इंक्लूड हुआ, वो एक्सपेरिमेंटली रिजल्ट वेरीफाई हो गया, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट कंफर्म हो गया, तो ये इससे, इस एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन का स्पिन हाफ होगा, ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड हो गया।
बट इसी को भी और थोड़ा डिस्कस करते हैं स्टर्न एक्सपेरिमेंट को। इसमें डिफ्लेक्शन का रिलेशन पूछ लेता है, डिफ्लेक्शन का रिजल्ट पूछ लेता है जो एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स का पार्ट है। हो सकता है वहाँ पे सर डिस्कस ना करें, इसलिए मैं यहाँ पे आपको कंप्लीट कर दे रहा हूँ। बाकी जो अभी आप लोगों के कुछ क्वेश्चन थे, हो सकता है उनका आंसर अभी जब ये डिस्कस करेंगे तब आपको आंसर मिले। यहाँ पे इनहोमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए यहाँ पे जिस रीजन, हो सकता है आप मैग्नेट से इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं या किसी और पार्ट से प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड रीजन के लिए सम पोर्शन शो कर दिया। ये मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, मैग्नेटिक फील्ड से बीम को पास कराएंगे। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इनहोमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। यहाँ पे जब आप कोई बीम इंसिडेंट करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि उस बीम में इस अलोंग द बीम डायरेक्शन वेलोसिटीज हों और इसके परपेंडिकुलर भी हों। बट अगर ये पहले से ही परपेंडिकुलर वेलोसिटीज होंगी तो रिजल्टेंट वेलोसिटी इधर डायरेक्शन में जाएगा। तो हो सकता है कि अगर आप यहाँ से कोई स्क्रीन प्लेस कर दें तो विदाउट फील्ड भी ये पार्टिकल इधर जा सकते थे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट इंक्लूड करने के लिए हम इसको एक स्लिट से पास कराते हैं। बीम को नैरो करने के लिए और भी आप यहाँ पे स्टेप्स फॉलो करते हैं। तो स्लिट से पास कराने का रीजन क्या है कि स्लिट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बीम जो वेलोसिटीज हैं वो स्लिट से पास होने के बाद वेलोसिटीज प्रेजेंट होंगी, मोमेंटा प्रेजेंट होंगे, बट परपेंडिकुलर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बीम के परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी जो मोमेंटा है वो स्लिट से पास करके जीरो हो जाएंगे। बीम को क्रॉस सेक्शन को डिक्रीज करने के लिए, जैसे उसमें विड्थ ज्यादा ना हो बीम का, उसको आप कॉलीमेटर से पास करते हैं। तो यहाँ पे बीम इस डायरेक्शन में आप इंसिडेंट कर रहे हैं, ये बीम का डायरेक्शन है, इंसिडेंट बीम का डायरेक्शन। और बीम में लार्ज नंबर ऑफ एटम्स होंगे अगर ये बीम स्प्लिट नहीं होता। ऑन पासिंग थ्रू मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे देखो कई बार ऐसा हो सकता है कि बुक में आपको स्क्रीन जो शो किया होगा जहाँ पे स्ट्राइक करेगा बीम अवे में शो किया होगा, ये स्क्रीन शो किया होगा, बट करेक्ट एक्सप्रेशन फाइंड करने के लिए बीम जस्ट इसके जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट होगा वहाँ पे आपको स्क्रीन प्लेस करना है। और उसका जस्ट मैंने ये एक साइड शो कर दिया स्क्रीन का। रीजन भी पता होना चाहिए कि अवे में दिखाएंगे तो जितना डिफ्लेक्शन यहाँ पे हुआ, सपोज मैग्नेटिक फील्ड से पास हो गए इनिशियल डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में ये डिफ्लेक्शन था, बट अगर इस स्क्रीन को एक बार आपने यहाँ पे रखा और एक बार यहाँ पे रखा स्क्रीन को, तो ये इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट हो गया, फोर्स एब्सेंट हो गया। अब पार्टिकल ऐसे बात को फॉलो करेगा तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। और आप चेक करिए इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये डिफ्लेक्शन, और अब स्क्रीन को आपने अवे में कर दिया, अभी भी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करेगा। अब ये डिफ्लेक्शन देखिए, क्या डिफ्लेक्शन अमाउंट सेम है? जब डिफ्लेक्शन अमाउंट सेम नहीं है फील्ड एब्सेंट करने के बाद भी, तो जितना अवे में ले जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड रीजन से स्क्रीन को, डिफ्लेक्शन इंक्रीज होता जाएगा। तो जब आप बुक में ही पढ़े होंगे ऐसा हो सकता है कि डायग्राम स्क्रीन आपको अवे में शो किया हो, बट कैलकुलेशन में वो जस्ट दैट पॉइंट पे है जहां आप मैग्नेटिक फील्ड को एब्सेंट कर रहे हैं पास करने, बीम को पास करने के बाद। अब यहाँ पे मैं सम एटम्स को यहाँ पे शो कर रहा हूँ बीम में, ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, एटम्स हैं। हो सकता है इस एटम का स्पिन इस डायरेक्शन में हो, इसका स्पिन इस डायरेक्शन में हो, इसका स्पिन इस डायरेक्शन में हो, इसके लिए इस डायरेक्शन में आ जाए। कोई भी डायरेक्शन में बीम में स्पिन वेक्टर हो सकते हैं। सम बीम्स मैंने शो कर दिए। इट मींस अगर स्पिन की पॉसिबिलिटी बिफोर पासिंग थ्रू मैग्नेटिक फील्ड देखें तो ऑल डायरेक्शन में स्पिन पॉसिबल हो सकता है। ये सभी को क्लियर हुआ? इट मींस जो बीम है वो अनपोलराइज है। आप पोलराइजेशन वर्ड ईएमटी में भी पढ़ते हैं, ऑप्टिक्स में भी पढ़ता है, वहां पे पोलराइजेशन वर्ड यूज किया होगा आपने इलेक्ट्रिक वेक्टर से। इलेक्ट्रिक वेक्टर को पोलराइजेशन के कॉरस्पॉन्डिंग आप रिलेट करके चलते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन ऑल डायरेक्शंस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स नेचर होता है, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। और जब किसी भी डायरेक्शन में होगा, डायरेक्शन पर रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो उसको बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट या अनपोलराइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर उसके इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को आप रेस्ट्रिक्ट कर दें, एक लाइन के अलोंग कर दें, तो उसको आप बोलते हैं लीनियरली पोलराइज्ड। अगर इलेक्ट्रिक वेक्टर को लाइक दिस रेस्ट्रिक्ट करें कि वो उसका जो टिप है वो सर्किल ड्रॉ करे, तो उसको बोलते हैं सर्कुलरली पोलराइज्ड। अगर वो इलिप्स ड्रॉ करे तो उसको बोलते हैं इलिप्टिकली पोलराइज्ड। बट इलिप्स में, सर्किल में, लाइन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डायरेक्शन आपने रेस्ट्रिक्ट कर दिया, तो रेस्ट्रिक्शन के बाद जो बीम बनेगा उसको बोलते हैं पोलराइज्ड बीम, पोलराइज्ड लाइट, पोलराइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसमें इलेक्ट्रिक वेक्टर्स की डायरेक्शन रेस्ट्रिक्टेड है, ऑल डायरेक्शंस नहीं है। ऐसे यहाँ पे ये जो बीम है, अब उसको स्पिन के रेस्पेक्ट में पोलराइज और अनपोलराइज वर्ड यूज करेंगे, नॉट विद रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। कि स्पिन की अगर ऑल डायरेक्शंस हैं, स्पिन पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में अगर स्पिन हो सकता है बीम में, देन बीम इज अनपोलराइज्ड बीम। अगर वो बीम में स्पिन वेक्टर की डायरेक्शन रेस्ट्रिक्ट हो जाए कि ओनली स्पिन अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसको पोलराइज्ड बीम बोलेंगे, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में अगर वहाँ पे इलेक्ट्रिक वेक्टर्स हो जाए। तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड से, इनहोमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड से इसको पास कराएंगे, तो मैं लगभग स्ट्रेट लाइन यहाँ पे शो कर रहा हूँ, बट एक्जेक्टली ये कार्ड पाथ फॉलो करेगा। बट मुझे टू बीम यहाँ पे सेपरेटली शो करने थे, इसलिए मैंने इसको जस्ट डिफरेंस करने के लिए पाथ क्या है वो मैंने शो नहीं कर रहा, इसलिए बता रहा हूँ कि कैसे टू बीम में इनिशियल डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में टू बीम में सेपरेट होंगे।
तो यहाँ पे अगर फील्ड की डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड ग्रेडियंट की डायरेक्शन है, तो मैग्नेटिक फील्ड ग्रेडियंट की डायरेक्शन में यहाँ पे फोर्स लगेगा। तो ये जो मैग्नेटिक मोमेंट होंगे, स्पिन वेक्टर्स होंगे, वो फील्ड की सम एटम्स के लिए फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे इस बीम में। तो जो पैरेलल होंगे फील्ड के, वो अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड जाएंगे। अब आप यहाँ पे चेक करिए, सम एटम्स मैंने शो किए, ऑल एटम्स का यहाँ पे स्पिन डायरेक्शन मैंने आपको शो कर दिया। तो ये पोलराइज बीम हो गया, क्योंकि ऑल एटम्स के जो स्पिन वेक्टर्स हैं वो अलोंग द फील्ड डायरेक्शन है। तो यहाँ पे मैंने शो किया, वो डाउन शो कर दिया, ये भी पोलराइज है, क्योंकि यहाँ पे भी स्पिन डायरेक्शन, स्पिन वेक्टर का डायरेक्शन रेस्ट्रिक्ट हो गया जो स्पिन के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो जो जिनका मैग्नेटिक मूवमेंट, ये भी डिस्कस करेंगे, जो आपको ये फोर्स का एक्सप्रेशन यहाँ पे डिस्कस किया था मैंने, इस पार्ट से कंफर्म होगा कि कौन किधर है। तो ये आपको मैंने यहाँ पे इन कर दिया। कैसे स्प्लिट हुआ टू बीम में, ये अनपोलराइज बीम कैसे पोलराइज बीम में कन्वर्ट होगा, वो इनहोमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड से पास होके सम एटम्स के जो स्पिन है, अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, तो यहाँ पे अजम्पशन ले रहे हैं कि वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल डिफ्लेक्ट होंगे, वो इस पॉइंट पे स्ट्राइक करेंगे स्क्रीन पे। जो डाउनवर्ड है वो इस पॉइंट पे, इक्वल और अपोजिट डिस्टेंस पे, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में स्ट्राइक करेंगे। तो हमें स्क्रीन पे 2 स्पॉट पोजीशंस बनेंगे, इसलिए हम कह रहे हैं कि सिंगल बीम 2 बीम में स्प्लिट हो गया। सम टाइम आपको इस इनिशियल बीम डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में ये डिफ्लेक्शन का अमाउंट पूछ लेता है। सपोज ये डिफ्लेक्शन जेड है, यहाँ पे सम नोटेशंस में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मास ऑफ एन एटम, L, length of magnetic field region, velocity of each atom along the direction of beam or direction of propagation of beam. T is the time to present in magnetic field region. कितने टाइम के लिए ये बीम मैग्नेटिक फील्ड रीजन में प्रेजेंट रहेगा या एटम मैग्नेटिक फील्ड रीजन में प्रेजेंट रहेगा। एक नोटेशन आएगा म्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। अब यहाँ पे जो फोर्स था, जनरली आप डेल म्यू डॉट बी लेते हैं, बट स्पिन प्योरली इंट्रिंसिक क्वांटिटी है। स्पिन का आउटर एटमॉस्फेयर पे जो स्पिन क्वांटम नंबर है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। इलेक्ट्रॉन के स्पिन को चाहे आप जिस एटमॉस्फेयर पे मेजर कर लें, स्मॉल में मेजर कर लें, वो स्पिन इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर हाफ ही आएगा। तो ये जो मैग्नेटिक मूवमेंट बनेगा, किसी भी पार्टिकल के स्पिन का कॉरस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक मूवमेंट जो क्वांटम मैकेनिक्स में पॉइंट पार्टिकल्स पढ़ रहे हैं, ये पोजीशन से इंडिपेंडेंट बनेगा। और जब इंडिपेंडेंट बनेगा तो इसका जो डेरिवेटिव पार्ट्स हैं, डेल पार्ट जब म्यू पे करेंगे, जितने भी टर्म्स आएंगे वेक्टर जगह से, वो सारे जीरो हो जाएंगे। ओनली सिंगल टर्म कंट्रीब्यूट करेगा, म्यू डॉट डेल बी। तो कितने डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वो डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड ग्रेडियंट से मैग्नेटिक मूवमेंट की कितनी पॉसिबिलिटी है। अगर आप ये एंगल ले रहे हैं थीटा, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मूवमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड ग्रेडियंट, वो थीटा ले रहे हैं, तो म्यू मैग्नीट्यूड डेल बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। इसी पार्ट को आप नोट कर सकते हैं, म्यू कॉस थीटा, कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट विद रेस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड ग्रेडियंट। या इसी पार्ट को लाइक दिस भी ओपन कर सकते थे, म्यू एक्स। अगर आप जनरली ये कंसीडर कर लें कि किसी भी डायरेक्शन में मैग्नेटिक मूवमेंट हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में फील्ड ग्रेडियंट हो सकता है, तो इसका जनरल एक्सप्रेशन जब ओपन करते हैं तो म्यू एक्स डेल बी बाई डेल एक्स, ये पार्ट आप यहाँ पे इंक्लूड करते जाते। जब डेल को ओपन करेंगे, मैग्नीट्यूड पार्ट से ग्रेडियंट फाइंड करेंगे, तो आई वाला पार्ट यहाँ पे इंक्लूड होगा, म्यू वाई डेल बी वाई डेल वाई, म्यू जेड डेल बी वाई डेल जेड। लाइक दिस आप उसको ओपन कर सकते थे ऑल का साइड्स के लिए। बट यहाँ पे ये पार्ट का सेपरेटली मैंने मैग्नीट्यूड लिख दिया, बोथ के बीच का एंगल कंसीडर कर लिया, और लाइक दिस भी ओपन कर सकते हैं। अगर आपको ये कंफर्म होगी फील्ड ग्रेडियंट सिर्फ जेड डायरेक्शन में है, तो सिर्फ ये टर्म प्रेजेंट होगा, बाकी पार्ट एक्सक्लूड हो जाएंगे। वो एंगल पार्ट से आप चेक कर सकते हैं। दो 20 पार्ट को आप यहाँ पे कितना मैग्नीट्यूड लगेगा फोर्स का, वो आपको यहाँ पे कंफर्म होगा। अब इसका डिफ्लेक्शन फाइंड करने के लिए आपको जब इस पॉइंट पे कोई एटम इस पॉइंट पे है, सपोज ये t इक्वल टू 0 है, और इस पॉइंट पे t टाइम में पार्टिकल ने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, तो अगर आप यहाँ पे कंपेयर करें, तो इस वर्टिकल डायरेक्शन का यहाँ पे जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी इस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बीम, इस डायरेक्शन के लिए वेलोसिटी है। हमें वेलोसिटी है इस डायरेक्शन के लिए, बीम के डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर, क्योंकि डिफ्लेक्शन बीम डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो रहा है। तो अगर ये t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी को चेक करें, तो ये इनिशियल वेलोसिटी 0 है। और यहाँ पे ये z फाइंड करना है, और z फाइंड करने के लिए आप ये एक एक्सप्रेशन आप यूज किए होंगे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो ये ut पार्ट 0 बन गया,
और एस यहाँ पे जेड के इक्विवेलेंट है, तो ये टर्म बनेगा हाफ एक्सेलेरेशन अलोंग जेड डायरेक्शन इनटू टी स्क्वायर। और ये एक्सेलेरेशन फाइंड करने के लिए आपको ये फोर्स पता है, यहाँ से आप एक्सेलेरेशन एफ बाई एम से फाइंड कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड पार्ट आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। म्यू कॉस थीटा बाई एम, अगर इसमें है रेफरेंस ले लें कि ये जेड डायरेक्शन में है फील्ड ग्रेडियंट, तो उसको मैंने डेल बी बाई डेल जेड लिख दिया, ये रेफरेंस लिया मैंने क्योंकि यहाँ पे शो किया ये पार्ट को, मैग्नेटिक फील्ड पार्ट को, तो ये डेल बी बाई डेल जेड हो गया, ये एक्सेलेरेशन बन गया। और ये टाइम वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं, पार्टिकल टी टाइम के लिए इस फील्ड रीजन में है और फील्ड रीजन का लेंथ एल है और अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बीम ये वेलोसिटी वी है, तो लेंथ में आप वेलोसिटी से डिवाइड करके टाइम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो म्यू बाई 2m cos थीटा डेल बी बाई डेल जेड इंटू टी स्क्वायर, एक तो ये एक्सप्रेशन बनेगा। अब इस टाइम की वैल्यू प्लेस किया, म्यू cos थीटा बाई ट्वाइस m डेल बी बाई डेल जेड लेंथ बाई वेलोसिटी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बीम स्क्वायर, ये आपको डिफ्लेक्शन के लिए एक्सप्रेशन बन गया। बट ये भी आपको यहाँ से कंफर्म हो रहा है कि कैसे इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। अगर स्पिन को आप हाफ ले रहे हैं तो स्पिन हाफ के लिए एंगल की ओनली पॉसिबिलिटीज होती हैं, एक cos थीटा की ओनली 2 पॉसिबिलिटीज आएंगी, एक अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड ये प्लस हो जाएगा और अपोजिट टू फील्ड ये माइनस हो जाएगा। तो cos थीटा की 2 वैल्यू जैसे आप यहाँ पे प्लेस करेंगे और एस हाफ ये एग्जैक्टली 1 नहीं बनेगा, डिफरेंट बनेगा, बट cos थीटा की ओनली 2 वैल्यूज बनेंगी, प्लस और माइनस, 2 पॉसिबिलिटीज बनेंगी। अगर ये मैक्सिमम वैल्यू भी प्लेस कर लेते तो आपको डिफ्लेक्शन का आइडिया बन जाएगा और ये आपको कंफर्म हो गया कि कैसे इनिशियल स्पॉट पोजीशन विदाउट फील्ड के कॉरस्पॉन्डिंग आप फील्ड अप्लाई करने पे जो स्पॉट पोजीशंस बनेंगे वो इनिशियल पोजीशन के अपवर्ड और डाउनवर्ड इक्वल डिस्टेंस बनेंगे, वो आप चेक कर सकते हैं। जैसे cos थीटा को अपने प्लस माइनस प्लेस किया, प्लस और माइनस म्यू बाई ट्वाइस m डेल बी बाई डेल जेड एल बाई वी स्क्वायर। अगर इसका ये अमाउंट फाइंड कर लें तो उतनी डिस्टेंस अपवर्ड जाएगा और उतना ही डिस्टेंस माइनस जाएगा, जो मैंने इस डायग्राम में आपको लास्ट स्लाइड में शो किया हुआ है कि जितना ये अपवर्ड है उतना ही ये डाउनवर्ड अमाउंट भी बनेगा, इक्वल अपोजिट पोजीशन पे स्पॉट बनेंगे। ये डिस्टेंस को z इक्वल टू 0 ले रहे हैं और z इक्वल टू 0 की ये प्लस अपवर्ड में और ये डाउनवर्ड में माइनस मेजर किया हुआ है। तो ये आपको यहाँ पे कंफर्म हो रहा है कि 2 स्पॉट पोजीशंस कैसे आपको इलेक्ट्रॉन के लिए कंफर्म हो। तो ये आपको डिफ्लेक्शन का फॉर्म है जो आप स्पेक्ट्रोस्कोपी में अगर आपको फील्ड ग्रेडियंट का दिया हुआ है, लेंथ दिया है, वेलोसिटी दिया है, तो आप ये फाइंड कर सकते हैं। तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फाइंड हो गया। अब इसी को क्वांटम मैकेनिकली सुपरपोजिशन पार्ट से अगर चेक करना हो तो ये बिफोर एंटरिंग द मैग्नेटिक फील्ड बीम के लिए अगर आप स्टेट नॉट करें बीम के लिए, तो जो भी ब्रेक से पहले एक कैंडिडेट कह रहे थे कि सर सुपरपोजिशन से हम इसको चेक कर सकते हैं, अनपोलराइज्ड बीम के लिए स्टेट आपको कंफर्म हो जाएगा, स्पिन स्टेट फॉर अनपोलराइज्ड बीम विद स्पिन हाफ। तो स्पिन 1 के लिए स्टेट, स्पिन अप के लिए स्टेट और स्पिन डाउन के लिए स्टेट। तो अनपोलराइज्ड बीम में क्योंकि बहुत पॉसिबिलिटीज हैं स्पिन की, अप भी हो सकती है और डाउन भी हो सकती है। जब आपने फील्ड अप्लाई किया तो आउट ऑफ 100 पार्टिकल्स कितने पार्टिकल्स इधर जाएंगे, कितने पार्टिकल्स इधर जाएंगे, समटाइम क्वेश्चन में आपको ये सुपरपोजिशन गिवन होगा, नॉन सुपरपोजिशन होगा, तो उससे आप चेक कर सकते हैं कि कितने पार्टिकल्स आपको अप में जाएंगे, कितने पार्टिकल्स डाउन में जाएंगे। बट अगर आप एक यहाँ पे खुद से थिंक करें, अगर मेंशन नहीं किया है तो आप ये मान सकते थे कि 50% पार्टिकल्स इक्वल प्रोबेबिलिटी अगर लेके चलें स्पिन हाफ और स्पिन माइनस हाफ के लिए, तो 50% पार्टिकल इधर जाएंगे और 50% पार्टिकल इधर जाएंगे। अगर नंबर ऑफ एटम्स बीम में चेंज हो रहे हैं तो बीम का जो फ्लक्स है जिससे आप इंटेंसिटी बताते हैं वो चेंज हो जाएगा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया पर टाइम, जितना पार्टिकल्स यहाँ पे हैं बीच में नंबर ऑफ पार्टिकल्स हाफ होने से जो इंटेंसिटी है वो चेंज हो जाएगी। तो यहाँ से आपको ये कंफर्म होगा स्टर्न गलनक एक्सपेरिमेंट में कैसे प्लस और माइनस पोजीशन पे आपको स्पॉट पोजीशंस बनेंगे, 2 बीम के स्प्लिट होने का रीजन क्या है, इनहोमोजेनस फील्ड की रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि जब तक फील्ड इनहोमोजेनस नहीं होगा ये पार्ट आपको नहीं फाइंड होगा। फील्ड होमोजेनस हो जाएगा तो ये वैल्यू 0 होते ही रिफ्लेक्टिंग फोर्स 0 हो जाएगा, इसलिए इनहोमोजेनस मैग्नेटिक फील्ड की रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पे एक वर्ड मैंने नोट कराया था कि एटम्स यहाँ पे न्यूट्रल होने चाहिए। न्यूट्रल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अगर पार्टिकल चार्ज पार्टिकल होंगे तो अगर वो मोशन करेंगे तो उनसे करंट अराइज हो जाएगा और करंट अराइज होने से मैग्नेटिक फील्ड अराइज होगा और मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करेगा, तो एक्चुअल में जो आपको यहाँ पे एक्सप्रेशन मिला है वो आपको फाइंड नहीं होगा। बीम का डिफ्लेक्शन चेंज हो सकता है, ये डिफ्लेक्शन का अमाउंट भी चेंज हो सकता है, इसलिए न्यूट्रल पार्टिकल्स वहाँ पे कंसीडर करके। अब आपको इस स्टर्न गलनक एक्सपेरिमेंट में नंबर ऑफ बीम्स हाफ शो करे, जो आपको यहाँ से भी पता चला कि 2 बीम पोजीशंस बन रही हैं, इसके आपको यहाँ पर रेफरेंस दिया हुआ है। तो आपको अब ये कंफर्म होगा, एक हाइपोथेसिस पढ़ते हैं, गॉड स्मिथ और रोनलबैक ने इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन के लिए हिंट किया था, इन एडिशन टू ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम
जो ऑर्बिटल मोशन से अराइज होगा। इलेक्ट्रॉन, दिस इज एन एडिशनल एंगुलर मोमेंटम known as spin angular momentum. It is independent of independent of external condition or external atmosphere. जो पॉइंट पार्टिकल्स हैं, क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल्स हैं, उनका स्पिन एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर से इंडिपेंडेंट होता है। एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर से इंडिपेंडेंट होने का मीनिंग क्या है कि आप एक्सटर्नल कंडीशंस को अगर आप चेंज करेंगे तो जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर का कंडीशन है वो सेम आएगा। उनके ओनली कंपोनेंट्स वेक्टर के जो स्पिन वेक्टर हैं उनके कंपोनेंट्स प्लस और माइनस चेंज हो सकते हैं, बट उनका जो वेक्टर का लेंथ है वो अनचेंज है। तो यहाँ से ये आपको कंफर्म हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन मोशन करेगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगुलर मोमेंटम्स आएंगे, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम। और आपको भी ये बीम के स्प्लिटिंग से आपको कंफर्म होगा कि टू बीम होने से इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर हाफ है। तो ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है, ये हाफ बनेगा इलेक्ट्रॉन के लिए। और ms की यहाँ पे टू वैल्यूज आएंगी, -s2 + s विद डिफरेंस ऑफ यूनिटी, एक प्लस हाफ और एक माइनस हाफ। तो ये ms से आपको कंपोनेंट का पता चलता है, स्पिन के कंपोनेंट का पता चलता है ms से। अगर आप यहाँ पे ये स्पिन वेक्टर ले रहे हैं तो स्पिन वेक्टर की टू पॉसिबिलिटीज होंगी, ये प्लस हाफ के लिए, ये माइनस हाफ के लिए, किसी रेफरेंस डायरेक्शन के अलग। ये एंगल भी आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। cos थीटा की टू वैल्यूज आएंगी जो आपने पहले ml से फाइंड किया था, ऐसे ही आप यहाँ पे ये s × s + 1 से फाइंड करेंगे तो टू पॉसिबिलिटीज आएंगी। ये टू एंगल्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं स्पिन हाफ के लिए। तो प्लस और माइनस से टू ms जैसे आपने प्लस लिया तो ये कंपोनेंट पर जो आप ये वेक्टर का शेडो फाइंड करेंगे इस एक्सिस पे तो ये पॉजिटिव बनेगा। तो वही मैंने जेड एक्सिस ले लिया और यहाँ पे ये पोजीशन नेगेटिव में जाएगा, तो इससे आपको कंफर्म हो रहा है। तो जैसे ही आपको अभी कंफर्मेशन करना है एक्सपेरिमेंट, तो इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन हाफ आपको कंफर्म होगा। और स्पिन मोशन का आप एनालॉजी कर सकते हैं, बट स्पिन क्वांटिटी जो है आपका यहाँ पे है, स्पिन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी को आप रिलेट कर सकते हैं, डिफाइन नहीं कर सकते। आप ये रिकॉल करें, आप किसी पार्टिकल के चार्ज को आप डिफाइन नहीं कर सकते, चार्ज को आप रिलेट कर सकते हैं, चार्ज को आप मेजर कर सकते हैं, बट व्हाट इज चार्ज को आप डिफाइन नहीं कर सकते, मास को आप डिफाइन नहीं कर सकते। ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास चाहे आप इलेक्ट्रिक फील्ड में मेजर करिए, मैग्नेटिक फील्ड में मेजर करिए, मैकेनिकल फील्ड में मेजर करिए, एक्सटर्नल कंडीशंस चेंज हो रही हैं, बट इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास आप 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम पड़ता है। तो ऐसे ही जब आप इलेक्ट्रॉन का स्पिन मेजर करेंगे, चाहे वो एक्सटर्नल कंडीशंस को चेंज कर दें, वो स्पिन क्वांटम नंबर श्योरली हाफ बनेगा। तो आप अगर आप ये आगे कहने लगे हैं कि स्पिन का डेफिनेशन क्या बनेगा, तो स्पिन मोशन को तो आप रिलेट कर सकते हैं, स्पिन मोशन मींस रोटेशन और सेंटर ऑफ मास एक्सिस, बट व्हाट इज स्पिन क्वांटिटी वो आप डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे मास और डिफाइन नहीं कर सकते, स्पिन ऑफ ए क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इसको शॉर्ट में स्पिन वर्ड यूज करते हैं, स्पिन क्वांटिटी, जिससे आपको स्पिन एंगुलर मोमेंटम का आइडिया मिलेगा। इंट्रिंसिक क्वांटिटी और इंट्रिंसिक क्वांटिटी है जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते। और इंट्रिंसिक क्वांटिटीज आउटर एटमॉस्फेयर से इंडिपेंडेंट होती है, इसीलिए आपको ये यहाँ पे हिंट किया है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर। आउटर कंडीशन चेंज करेंगे तो ये क्वांटिटी अनचेंज रहेगी, चाहे जिस कंडीशन में आप इसको मेजर करें, इलेक्ट्रॉन की स्पिन हाफ ही आएगा। स्पिन मोशन का एनालॉजी है, स्पिन मोशन मींस रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास एक्सिस। अगर ये एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे राइज हुआ तो आप ये थिंक कर सकते हैं कि पार्टिकल अपने सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट रोटेशन कर रहा हो, रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास एक्सिस। अब यहाँ पे स्पिन अप और स्पिन डाउन वर्ड भी आप यूज करता है। तो अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड को रेफरेंस लिया हुआ है तो समटाइम्स आप इंटरप्रेट करेंगे स्पिन अप को स्पिन अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, और स्पिन डाउन मींस स्पिन अलोंग नेगेटिव अपोजिट टू फील्ड डायरेक्शन, जो आपको यहाँ पे मैंने शो किया है। अगर फील्ड अप्लाई नहीं कर रहे तो रेफरेंस डायरेक्शन, कोई भी रेफरेंस डायरेक्शन आप कंसीडर करेंगे, तो स्पिन अप और पॉजिटिव स्पिन के करस्पॉन्डिंग आपको ms वैल्यू पॉजिटिव है तो ये स्पिन अपवर्ड भी यूज कर सकते हैं। अप मींस स्पिन अलोंग रेफरेंस डायरेक्शन और माइनस मींस स्पिन अपोजिट टू रेफरेंस डायरेक्शन। अब रेफरेंस डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन से कोइंसाइड कर सकती है, तो आप मैग्नेटिक फील्ड के करस्पॉन्डिंग आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। कोई भी डायरेक्शन के अबाउट ये क्वांटाइज होगा, तो अलोंग कहीं ये नोटेशन दिया है स्पिन अप एरो लाइक भी शो किया हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन हाफ है, इसके डिफरेंट नोटेशंस आप यूज कर सकते हैं। s हाफ, ms अभी आपको मैंने हिंट की प्लस हाफ और माइनस हाफ, यहाँ पे ओनली टू वैल्यूज आएंगी। तो यहाँ पे जो स्पिन स्टेट बनेगा s और ms से आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये हाफ और प्लस हाफ, अनदर स्टेट हाफ और माइनस हाफ, टू स्टेट्स बनेंगी। इस स्टेट को स्पिन अप नोटेशन लेते हैं और इस स्टेट को स्पिन डाउन नोटेशन लेते हैं। तो सम टाइम वर्ड यूज किया होगा प्रॉब्लम के स्टेट, सिमरन
आप ब्रेक के बाद 3 to 4 टाइम्स अनम्यूट हुए हैं? तो भी मैं आपको यहाँ पे हिंट कर रहा था कि समटाइम स्टेटमेंट में वर्ड यूज करेगा स्पिन अप और स्पिन डाउन, तो उसका रीजन आपको पता होना चाहिए। जैसे ही आपको ये नोटेशन पता चला तो यहाँ पे एमएस की वैल्यू आपको कंफर्म है, एमएस वैल्यू प्लस हाफ है, और प्लस हाफ का मीनिंग क्या है कि स्पिन अलोंग द रेफरेंस डायरेक्शन। अगर आपने ये एक्सिस को रेफरेंस लिया है तो इस एमएस हाफ के लिए जो स्पिन कंपोनेंट आएगा ये अमाउंट बनेगा, अप जाएगा, इस लेवल के अप जाएगा, इसलिए वर्ड यूज करते हैं यहाँ पे स्पिन अप। और जब ये एमएस वैल्यू माइनस हाफ लेंगे तो स्पिन कंपोनेंट जब आप यहाँ पे फाइंड करेंगे आपको कंपोनेंट का आइडिया देगा। और एक और पॉइंट मैं आपको कर दूं, कभी आप प्रॉब्लम जो सॉल्व करेंगे तो लाइक दिस लिखा होगा कहीं स्पिन हाफ, कहीं आपको लिखा होगा स्पिन डैश नॉट माइनस, क्योंकि स्पिन क्वांटम नंबर एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, एमएस वैल्यूज प्लस और माइनस होती है। तो अगर कहीं वर्ड लिखा है स्पिन नॉट स्पिन कंपोनेंट तो ये मीनिंग सेम है, तो बोथ पार्ट सेम है कि स्पिन हाफ दिया हुआ है। एमएस वैल्यूज पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है, कभी आप इसको खुद से यूज करने लगे कि एमएस तो हाफ, यहाँ पे एस की वैल्यू तो माइनस हाफ, ये प्लस हाफ कैसे हो गई? तो ये जस्ट रिप्रेजेंटेशन है कि प्रॉब्लम में जब स्पिन मेंशन करेगा तो ये डैश है ना कि नेगेटिव है। समटाइम ये वर्ड हो सकता है, समटाइम लाइक दिस आपको कंफ्यूज हो सकता है। अगर स्पिन की वैल्यूज 1 होंगी तो 3 कंपोनेंट्स मिलेंगे, ये आप ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम से एनालॉजी कर रहे हैं कंपोनेंट पार्ट फाइंड करने के लिए। तो जो मैंने पॉइंट्स अभी आपको यहाँ पे रिलेट किए वो स्टर्न गलनांग एक्सपेरिमेंट से आपको कंफर्म हो रहा है। ये अभी जो मैंने अनपोलराइज्ड बीम के लिए स्टेट लिखा था ये पार्ट, अब इलेक्ट्रॉन के स्पिन के लिए या किसी भी स्पिन हाफ पार्टिकल के लिए अनपोलराइज्ड बीम की स्टेट को लाइक दिस भी नोट कर सकते थे, C1 स्पिन अप और C2 स्पिन डाउन, C1 एस हाफ ms प्लस हाफ, क्योंकि हमने स्टर्न गलनांग एक्सपेरिमेंट में स्पिन हाफ पार्टिकल बीम का जो स्पिन लिया है वो हाफ लिया है, तो इसलिए मैं आपको हाफ से ही रेफरेंस कर रहा हूँ। अब अगर हमें टोटल नंबर ऑफ बीम्स दिए हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स दिए हैं बीम में, अनपोलराइज्ड बीम में n, तो स्पिन अप के अलोंग कितने जाएंगे और स्पिन डाउन के अलोंग कितने जाएंगे वो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको स्पिन अप की प्रोबेबिलिटी पता हो तो प्रोबेबिलिटी से टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल को मल्टीप्लाई करेंगे और ये रिजल्ट आप फाइंड करेंगे। डाउन के लिए डाउन की प्रोबेबिलिटी को आप मल्टीप्लाई करेंगे टोटल नंबर ऑफ एटम्स को, तो स्पिन डाउन में कितने जाएंगे ये आपको कंफर्म रहेगा। अगर प्रॉब्लम में ये सुपरपोजिशन नहीं दिया है तो हम एक एजम्पशन लेके चलेंगे कि बोथ स्पिन अप और स्पिन डाउन स्टेट्स आर इक्वली प्रोबेबल, और जिन एटम के लिए स्पिन अप होगा सेम टाइम पे उसका स्पिन डाउन नहीं हो सकता, स्पिन अप और स्पिन डाउन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो ये स्पिन अप स्टेट और स्पिन डाउन स्टेट्स की प्रोबेबिलिटी को सम करेंगे तो 1 आएगा, और इक्वल प्रोबेबिलिटी केस में ये हाफ होगा। तो जब ये कंडीशन लेके चलेंगे तो इक्वल नंबर में आपको स्पिन अप और स्पिन डाउन पार्टिकल्स बनेंगे, ये हाफ हो गया, क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 50%, इसको आप 50% नोट कर सकते हैं। तो 50% पार्टिकल्स इनिशियल पार्टिकल के रेस्पेक्ट में अप में जाएंगे और डाउन में जाएंगे। तो सम टाइम इंटेंसिटी वेरिएशन पूछ लेता है, तो ये रेफरेंस लेके स्टर्न गलनांग एक्सपेरिमेंट का जो डायग्राम है फिर से ड्रॉ नहीं कर रहा, उसी डायग्राम में आपको मैं यहाँ पे हिंट कर रहा हूँ। अगर अनपोलराइज्ड बीम के लिए इंटेंसिटी ई नॉट ले रहे हैं, आई नॉट से आपको नंबर ऑफ एटम्स का आइडिया मिलेगा इंटेंसिटी में, तो इक्वल वोल्टेज केस में आप बीम की भी इंटेंसिटी आई नॉट बाई 2 बनेगा और लोअर बीम के लिए भी इंटेंसिटी आई नॉट बाई 2 बनेगा। ये रेफरेंस लेंगे 50% वाला। प्रॉब्लम में अगर ये स्टेट का नॉन सुपरपोजिशन दिया है, ये कोफिशिएंट्स दिए हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये रिजल्ट्स फाइंड कर सकते हैं, ये एक्सप्रेशंस वैलिड होंगे। वोल्टेज आप कोफिशिएंट्स की मॉड स्क्वायर से फाइंड कर लेंगे, तो ये एन अप और एन डाउन का एग्जैक्ट कितना कंडीशन आएगा वो फाइंड कर सकते हैं। ये पॉइंट सभी को क्लियर हो गए? मैग्नेटिक फील्ड से पास करने से पहले ये स्टेट बनेगा बीम का, और जैसे आप पास कराएंगे उसमें अप में कितने पार्टिकल्स होंगे, उसका इंटेंसिटी क्या होगा, डाउन में कितने होंगे, ये आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। अगर आप नॉट ले बीम का इंटेंसिटी ऑफ अनपोलराइज्ड बीम, जिसमें आप पार्टिकल्स भी हो सकते हैं और डाउन भी मिक्स हो रहा है वहाँ पे, तो यहाँ से अगर इंटेंसिटी आप बीम के लिए फाइंड करेंगे तो वो फिर से इंटेंसिटी में आप प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेट मल्टीप्लाई कर लेंगे, डाउन के लिए डाउन की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो एक एक्सप्रेशन आपको यहाँ पे पता चल गया। इसको इक्वल प्रोबेबिलिटी के केस में मैंने 50% नोट कर दिया, इंटेंसिटी भी यहाँ पे 50% है। बोथ बीम के लिए इंडिविजुअल इंटेंसिटी अगर आप फाइंड करेंगे तो 50% बनेगा, अप के लिए भी और डाउन के लिए। तो स्पॉट पोजीशंस कहाँ पे हैं, उनका कितना इंटेंसिटी है, वो आप यहाँ पे इस डायग्राम को रेफरेंस लेकर कंपेयर कर सकते हैं। जिस डायरेक्शन में फील्ड आपने अप्लाई किया है उसी डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन है, उसी के अलोंग फील्ड डायरेक्शन अलोंग और फील्ड डायरेक्शन के अपोजिट स्पॉट पोजीशंस हैं। अगर यहाँ पे ये जेड एक्सिस ले रहे तो जेड एक्सिस पे ही आपको स्पॉट पोजीशंस बनेंगी, एक्स और वाई पे स्पॉट पोजीशंस नहीं आएंगी। अगर फील्ड आपने वाई डायरेक्शन में अप्लाई किया होता तो वाई एक्सिस पे स्पॉट पोजीशंस बनती, अगर आपने एक्स एक्सिस पे फील्ड अप्लाई किया होता तो एक्स एक्सिस पे स्पॉट पोजीशंस बनती। तो आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको स्पॉट पोजीशन पूछ सकता है कि स्पॉट पोजीशंस कहाँ पे आएगा, हॉरिजॉन्टल में होगा या वर्टिकल में होगा। आपने डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ लिया है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो इस बीम के परपेंडिकुलर 2 डायरेक्शंस हैं। अगर ये डायरेक्शन को आप वाई डायरेक्शन ले रहे हैं तो इसके परपेंडिकुलर 2 डायरेक्शंस हैं, एक ये जेड डायरेक्शन और ये एक्स डायरेक्शन।
तो मैग्नेटिक फील्ड आप एक्स जेड प्लेन में अप्लाई कर सकते थे। जब मैग्नेटिक फील्ड एक्स अप्लाई करेंगे तो एक्स जेड प्लेन में ही स्पॉट पोजीशंस आएंगे। ओनली जेड डायरेक्शन में फील्ड अप्लाई किया तो जेड एक्सिस के अलॉन्ग स्पॉट पोजीशंस आएंगे। अगर आपने ओनली एक्स एक्सिस पे फील्ड अप्लाई किया है तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग स्पॉट पोजीशंस है। बहुत इजी वे है, जिधर आपने फील्ड ग्रेडियंट क्रिएट किया है उसी के अलॉन्ग आपको स्पॉट पोजीशंस मिलेंगे। तो स्टर्न गलनिक एक्सपेरिमेंट अब आपको यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, जब मैंने आपको इंटेंसिटी का कंफर्म कर दिया और स्पॉट पोजीशन का आपको दिया। तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ स्पिन स्टर्न गलनिक एक्सपेरिमेंट से होता है। अब हमें कोई स्पिन की स्टेट से कैसे इंफॉर्मेशन लेना है, स्पिन के करस्पॉन्डिंग जो ऑपरेटर्स हैं उनका फॉर्म क्या बनेगा, वो आप पहले अगर स्पिन हाफ के लिए ये स्टेप्स फॉलो कर लें तो किसी भी आर्बिट्ररी स्पिन 1 हो, 3/2 हो, 5/2 हो, सबके करस्पॉन्डिंग आप सिमिलर मेथड से अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग एक पॉली स्पिन थ्योरी पढ़े होंगे। पॉली स्पिन थ्योरी सिर्फ स्पिन हाफ के लिए होती है। पॉली स्पिन थ्योरी में यहाँ पे डिस्कस करूंगा, और उससे पहले थोड़ा एनालॉजी करेंगे। स्पिन मोशन का एनालॉजी है, स्पिन क्वांटिटी का एनालॉजी नहीं है। स्पिन क्वांटिटी इज प्योरली इंट्रिंसिक क्वांटिटी। स्पिन फिनोमेना इन क्वांटम मैकेनिक्स इज प्योरली क्वांटम मैकेनिकल फिनोमेना, देयर इज नो क्लासिकल एनालॉजी। तो ये पॉइंट्स, ये स्टेटमेंट्स आपने बुक में भी पढ़े होंगे। बट क्योंकि एंगुलर मोमेंटम है, आर क्रॉस पी तो डेफिनेशन वैलिड नहीं है, तो यहाँ पे आप ये कॉम्यूटेशन ब्रैकेट्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम ड्राइव नहीं कर सकते जैसे आपने एल के लिए ड्राइव किए थे। ये एल एक्स एल वाई कॉम्यूटेटर आपने एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी ये डेफिनेशन को यूज किया था, और एल क्रॉस एल इज इक्वल टू आई एच क्रॉस एल ये डेफिनेशन से अपने कॉम्यूटेटर ब्रैकेट्स ड्राइव किए थे एल के लिए। एल एक्स एल वाई कॉम्यूटेटर इज इक्वल टू आई एच क्रॉस एल जेड, एल वाई एल जेड कॉम्यूटेटर इज इक्वल टू आई एच क्रॉस एल एक्स, एल जेड एल एक्स कॉम्यूटेटर इज इक्वल टू आई एच क्रॉस एल वाई। ये 3 कॉम्यूटेटर्स मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं, बट ये ड्राइव थे क्योंकि यहाँ पे ये डेफिनेशंस वैलिड है। अब आप किसी एंगुलर मोमेंटम स्टेट पे आप एल स्क्वायर ऑपरेट करते हैं, तो ये एल इंटू एल प्लस 1 से मोर प्रॉब्लम्स भी आपने सॉल्व कर लिया, ये भी आपको ड्राइव कराएगा। एल जेड को आप कैट ऑफ एल एम को ऑपरेट करेंगे तो एम एच क्रॉस रिजल्ट बनेगा, ये रिजल्ट आपने पहले पढ़े हो। अब यहाँ पे क्योंकि एस के लिए ये डेफिनेशन वैलिड नहीं है आर क्रॉस पी, तो ये एक्सप्रेशन आप ड्राइव नहीं कर सकते, और जब ड्राइव नहीं करेंगे बट क्योंकि ये भी एंगुलर मोमेंटम है, ये भी एंगुलर मोमेंटम है, तो आप ये रिलेशंस का एनालॉजी कर सकते हैं। देन सिमिलर कम्यूटेशन रिलेशंस अमंग द कंपोनेंट्स ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम ये सेटिस्फाई होने चाहिए। देखो लास्ट 20 पॉइंट्स पे मैंने स्पिन हाफ का रेफरेंस लिया था, स्टर्न गलनिक एक्सपेरिमेंट में स्पिन हाफ का रेफरेंस लिया है, बट दीज कंपैरिजन में मैं स्पिन हाफ का रेफरेंस नहीं ले रहा, ये सभी के लिए वैलिड हो जाएंगे। आई एच क्रॉस एस जेड, एस वाई एस जेड, आई एच क्रॉस एस एक्स, एस जेड एस एक्स, आई एच क्रॉस एस वाई, ये दी 3 कम्यूटेटर ब्रैकेट्स की एनालॉजी से ये जजमेंट नोट कर दिया। सिमिलर वे में अगर आपको स्पिन दिया है तो स्पिन के कॉरस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आप एमएस ले रहे हैं, जिससे इससे डिफरेंट हो जाए। अगर आप एस स्क्वायर ऑपरेट करेंगे तो जो फर्स्ट क्वांटम नंबर है उससे आपको आइगन वैल्यू आपको कंफर्म होगा एस इंटू एस प्लस 1 एच क्रॉस स्क्वायर, और ये नोटेशन एस स्क्वायर और एस जेड का साइमल्टेनियस आइगन गेट है। बट एस जेड की आइगन वैल्यू सेकंड क्वांटम नंबर से आप फाइंड करेंगे एम एस एच क्रॉस एस एम एस एस एच। तो मैंने दीज नोटेशंस का एनालॉजी लिया है, दीज कम्यूटेटर ब्रैकेट का एनालॉजी लिया है, जो किसी भी स्पिन के लिए करेक्ट रहेंगे। स्पिन हाफ हो, 3/2 हो, 1/2 हो, सॉरी 1 हो, 2 हो, 3 हो, इंटीजर स्पिन हो या हाफ और इंटीजर स्पिन हो, सभी के लिए एक्सप्रेशंस वैलिड है। बट इसके आगे जो मैं आपको अभी डिस्कस करूंगा पॉली स्पिन थ्योरी, वो ओनली स्पिन हाफ पार्टिकल के लिए है। फॉर स्पिन हाफ पार्टिकल आपको एस वैल्यू कंफर्म हो गया कि हाफ है। तो ये पॉइंट भी नोट कर देंगे, यहाँ पे नोट कर लें एनालॉजी वाले पार्ट पे। फॉर ए गिवन एल, एंटिक वैल्यूज जो आपने मोर टाइम यूज भी कर लिया, -L2 प्लस एल विद डिफरेंस ऑफ यूनिटी, टोटल प्लस 1 वैल्यूज, और जितनी वैल्यूज एमएल की हैं, एम की हैं, उतनी ही स्टेट्स बनेगी, और जितनी स्टेट्स होंगी उतने ही बेसिस वेक्टर्स बन गए। ये डायमेंशन ऑफ हिल्बर्ट स्पेस आपको बताया था। ऐसे यहाँ पे आगे करेंगे, अगर एस गिवन है तो आपको एमएस की वैल्यूज मिलेंगी एमएस -S2 प्लस एस विद डिफरेंस ऑफ यूनिटी, टोटल 2 प्लस 1 वैल्यूज होंगी। और यही स्पिन स्पेस सिंगल पार्टिकल के लिए ये स्पिन स्पेस का डायमेंशन भी बनेगा, क्योंकि इतनी स्पिन स्टेट्स बनेंगी। एस और एमएस की जो आप ये काउंटिंग करेंगे तो 2s प्लस 1 स्पिन स्टेट्स बनेंगी और ए सिंगल पार्टिकल, स्पिन स्टेट्स और ए स्पिन एस पार्टिकल।
मोर देन वन पार्टिकल होंगे तब ये स्पिन स्टेट का नंबर चेंज हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ स्पिन स्पेस चेंज हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ पे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम से कंपेयर करके रिजल्ट नोट कराए। अब स्पिन हाफ के लिए आपको ms की 2 वैल्यूज हैं, प्लस हाफ और माइनस हाफ। और पॉली स्पिन थियरी में आप एक ऑपरेटर डिफाइन करते हैं, इस पॉली स्पिन ऑपरेटर फॉर स्पिन हाफ पार्टिकल स्पिन एंगुलर मोमेंटम is defined as s is equal to h cross by 2 सिग्मा। ये जो एक्सप्रेशन आप बुक में पढ़े होंगे ये स्पिन 1 के लिए नहीं है, स्पिन 3/2 के लिए नहीं है, मैंने यहाँ रेफरेंस कर दिया, स्पिन हाफ के लिए है। सिग्मा इज नोन एज पॉली स्पिन वेक्टर। पॉली स्पिन ऑपरेटर, पॉली स्पिन वेक्टर। और 3 डायमेंशनल स्पेस में स्पिन के 3 कंपोनेंट होंगे, S can be as SXI plus SYJ plus SZK and sigma can be written as sigma XI plus sigma YJ plus sigma ZK। अब यहाँ से अगर एनालॉजी करें तो each component of spin can be defined in terms of each component of poly spin operator as half cross sigma I। ये sigma I को आप poly spin operator पर यूज करते हैं या component poly spin operator यूज करते हैं। I की वैल्यूज XYZ आप प्लेस कर सकते हैं 3 डायमेंशन के लिए। तो यहाँ से आपको कंफर्म हो गया SX हाफ h क्रॉस सिग्मा x, SY हाफ h क्रॉस सिग्मा y एंड SZ हाफ h क्रॉस सिग्मा। अब आपको S वैल्यू हाफ पता है, अगर किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेट पे आप S स्क्वायर ऑपरेटर ऑब्जर्व करें, S MS जो भी आपको हिंट किया था, सिंगल पार्टिकल है, MS की 2 पॉसिबिलिटीज आएंगी। अगर फर्स्ट क्वांटम नंबर हाफ है तो इसकी वैल्यू श्योरली S इंटू S प्लस 1 से h क्रॉस स्क्वायर और ये स्टेट एस सच, तो ये 3/4 बनेगा, 3/4 h क्रॉस स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे स्क्वायर करने लगेंगे पार्ट का, रिटर्न बनेगा h क्रॉस स्क्वायर बाई 4 सिग्मा स्क्वायर। हाफ और प्लस माइनस हाफ पे आपने ऑपरेट किया, बोथ साइड से एनालॉजी किया। तो अगर आप यहाँ पे यूनिट ऑपरेटर इंक्लूड कर लें इस मल्टीपल फैक्टर के साथ, तो ये सिग्मा स्क्वायर हाफ प्लस माइनस हाफ, ये 1/4 h क्रॉस स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो 3 यूनिट ऑपरेटर। तो यूनिट ऑपरेटर जब आप ऑपरेट करते हैं तो स्टेट अनचेंज रहता है। तो ये कंपेयर करेंगे तो एक रिलेशन आपको पता चलेगा कि सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 3i और ईच कंपोनेंट ऑफ सिग्मा इन ऑपरेटर फॉर्म, इसको आपने ओपन किया तो सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर प्लस सिग्मा जेड स्क्वायर, ये 3i है और इक्वल कंडीशन बनेगा तो सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर प्लस सिग्मा जेड सॉरी इज इक्वल टू सिग्मा जेड स्क्वायर। ये यूनिट ऑपरेटर्स बने स्क्वायर टर्म, जिसको सम टाइम आप यूनिटी भी यूज कर लेते हैं। तो आपको ये पॉली स्पिन थ्योरी से पॉली स्पिन ऑपरेटर का आपको आइडिया बन गया, इसको आप आगे स्पिन हाफ पार्टिकल के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसके आगे जो स्टेप्स हम फॉलो करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, जो भी जब तक मैं स्पेशली मेंशन ना कर दूं कि कोई भी स्पिन हो सकता है, तो स्पिन हाफ को आपको रेफरेंस लेना है पॉली स्पिन थ्योरी के लिए। अब जो आपको कम्यूटेटर ब्रैकेट्स लास्ट स्लाइड में मैंने कंपेरिजन से नोट कराए हैं, फ्रेंड्स ले लें, वी कैन फाइंड द कम्यूटेटर ब्रैकेट अमंग द कंपोनेंट ऑफ पॉली स्पिन ऑपरेटर जो स्पिन हाफ के लिए वैलिड होंगे। तो ये कंपोनेंट्स के डेफिनेशन को यूज करेंगे और कोई एक कम्यूटेटर ब्रैकेट आपको यहाँ पे मैं फाइंड करा रहा हूँ बाई रेफरेंस ऑफ कम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ SX SY दैट इज I H क्रॉस SZ। अब यहाँ पे SX का डेफिनेशन प्लेस करें H क्रॉस बाई 2 सिग्मा x, SY के लिए H क्रॉस बाई 2 सिग्मा y, I H क्रॉस SZ को प्लेस करेंगे H क्रॉस बाई 2 सिग्मा z। अब स्केलर्स को कम्यूटेटर ब्रैकेट से आउटर में नोट करेंगे, सिग्मा x सिग्मा y कम्यूटेटर that is I H cross square by 2 sigma z, and commutator of sigma x sigma y, ये H cross कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 1/4 है और ये 2 है, राइट में ये ट्वाइस I sigma z बने। इस कम्यूटेटर ब्रैकेट को रेफरेंस लिया, कंपोनेंट्स इन पॉली स्पिन ऑपरेटर ये एक्सप्रेशन को रेफरेंस लिया और ये कम्यूटेटर ब्रैकेट मैंने आपको फाइंड करा दिया। अब एनालॉजी से रिमेनिंग कंपोनेंट के कम्यूटेटर ब्रैकेट आप नोट कर सकते हैं। जब आप स्पिन और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए कंपोनेंट का कम्यूटेटर ब्रैकेट नोट कर रहे थे तब IH क्रॉस को रेफरेंस ले रहे थे कि साइक्लिक ऑर्डर होगा तो प्लस IH क्रॉस और आउट ऑफ ऑर्डर होगा तो माइनस IH क्रॉस। तो साइन को तो रेफरेंस लेंगे प्लस और माइनस, बट ये मल्टीपल अमाउंट आपकी बात चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे x के बाद y है, ऑपरेटर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट जी इसके कॉरस्पॉन्डिंग, और साइक्लिक ऑर्डर है तो I साथ में आपको 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्लस टर्म आएगा।
y के बाद z है तो फिर से ये कॉम्यूटेटर ब्रैकेट का रिजल्ट प्लस बनेगा, सिग्मा z सिग्मा x टू आई सिग्मा y। तो ये 3 कॉम्यूटेटर ब्रैकेट को रेफरेंस लेके अमॉन्ग द कंपोनेंट ऑफ स्पिन ऑपरेटर आपको ये 3 कॉम्यूटेटर ब्रैकेट पॉली स्पिन ऑपरेटर के लिए फाइंड हो गए। हो सकता है कि बुक में आप ये कॉम्यूटेटर ब्रैकेट्स आप मैट्रिक्स फॉर्म से फाइंड किए हो, बट मैट्रिक्स फॉर्म भी अभी आपको कंफर्म नहीं है। मैं पहले कॉम्यूटेटर ब्रैकेट्स ऑपरेटर के लिए आपको डिस्कस कर रहा हूं, फिर इनके मैट्रिक्स फॉर्म पे चलेंगे। तो मैंने एक कॉम्यूटेटर ब्रैकेट आपको सिंगल कॉम्यूटेटर ब्रैकेट ड्राइव करा दिया, उसके बाद फिर एनालॉजी से रिमेनिंग को नोट कर दिया। तो 3 कॉम्यूटेटर ब्रैकेट्स आपको यहाँ पे फाइंड हो गए। दीज 3 रिलेशंस या सिंगल रिलेशन ये आप याद मेमोराइज है, ये डेफिनेशंस, और ये आपको यहाँ पे जो डेफिनेशन बताया ये पार्ट भी आपको रिकॉर्ड होगा। अब आपको यहाँ पे कॉम्यूटेटर ब्रैकेट्स फाइंड हो गए। अब आपको 2 कंपोनेंट के कॉरस्पॉन्डिंग एंटी कॉम्यूटेटर ब्रैकेट फाइंड करना है। ये रिजल्ट को आप फाइंड करिए, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई प्लस सिग्मा वाई सिग्मा एक्स। अगर ये डेफिनेशन को चेक करें तो ये डेफिनेशन एंटी कॉम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ सिग्मा एक्स सिग्मा वाई है। ये कॉम्यूटेटर ब्रैकेट हो गए। अभी एंटी कॉम्यूटेटर ब्रैकेट को और यहाँ पे फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए आप पहले ये सिग्मा एक्स सिग्मा वाई प्लस सिग्मा वाई सिग्मा एक्स इसकी वैल्यू सेपरेटली फाइंड कर लें, फिर इस एंटी कॉम्यूटेटर के लिए लास्ट में प्लेस कर लें। तो इसको फाइंड करने के लिए हमें 30 कॉम्यूटेटर ब्रैकेट्स नोन है और ये रिजल्ट नोन है, ये डेफिनेशन नोन है। जो रिजल्ट कॉम्यूटेटर ब्रैकेट और एंटी कॉम्यूटेटर ब्रैकेट से फाइंड करना है उसको हो सकता है आपने पहले मेमोराइज किया रिजल्ट, उनको अभी यूज नहीं करें। जो आपको फाइंड मैंने लास्ट स्लाइड्स में नोट कराया है वही नोन है, अभी आगे फाइंड करते जा रहे हैं। तो आपके पास ये 3 कॉम्यूटेटर ब्रैकेट्स नोन है, इनके रिजल्ट कंपोनेंट के लिए नोन है और स्पिन का पॉली स्पिन ऑपरेटर के साथ रिलेशन बताया है। तो यहाँ पे कंपेयर करें, अगर मैं यहाँ पे 2i मल्टीप्लाई कर लूँ और 2i डिवाइड कर लूँ, या 2i के साथ मल्टीप्लाई करके मैं रिजल्ट फाइंड कर लूँ, लास्ट में कंपेयर कर लेंगे। तो इस 2i सिग्मा एक्स सिग्मा वाई को मैं नोट कर सकता हूँ 2i सिग्मा एक्स सिग्मा वाई लेफ्ट में है, सॉरी राइट में, और सिग्मा वाई लेफ्ट में है सेकंड टर्म में, 2i सिग्मा एक्स मैंने राइट में। अब ये 2i सिग्मा एक्स के प्लेस पे मैं ये कॉम्यूटेटर ब्रैकेट यूज कर सकता हूँ, सिग्मा वाई सिग्मा जेड राइट में सिग्मा वाई, सिग्मा वाई लेफ्ट में है, राइट में कॉम्यूटेटर ऑफ सिग्मा वाई सिग्मा जेड। और ये कॉम्यूटेटर का डेफिनेशन यूज किया, सिग्मा वाई सिग्मा जेड माइनस सिग्मा जेड सिग्मा वाई। रिमेनिंग ऑपरेटर जो जिस साइड है उसी साइड मैंने प्रेजेंट किया है। ओनली सिग्मा वाई सिग्मा जेड का जो प्रोडक्ट डिफरेंस वाला डेफिनेशन है वो मैंने यहाँ पे यूज कर लिया, क्योंकि ये कॉम्यूट नहीं करते हैं सिग्मा सिग्मा वाई सिग्मा जेड, तो आप अपनी चॉइस से ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे। तो फर्स्ट हम ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं सिग्मा वाई को, तो सिग्मा वाई सिग्मा जेड सिग्मा वाई माइनस सिग्मा जेड सिग्मा वाई स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर सिग्मा जेड माइनस सिग्मा वाई सिग्मा जेड सिग्मा वाई। अब सिग्मा वाई स्क्वायर यूनिट ऑपरेटर है और यूनिट ऑपरेटर को किसी भी ऑपरेटर पे आप लेफ्ट से या राइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑपरेटर चेंज रहेगा। आई नोटेशन यूनिट ऑपरेटर के लिए है, में मैंने आई कैप लिखा हो, चाहे तो आप नोट कर देंगे अगर डाउट हो, बाकी मैंने स्टेटमेंट में आपको हिंट कर दिया, आई कैप इज यूनिट वेक्टर। और जैसे ही आपने यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट यूज किया, यूनिट वेक्टर किसी भी ऑपरेटर पे आप ऑपरेट करें, स्टेट पे ऑपरेट करें या प्रोडक्ट करें, वो अनचेंज रहेगा, और जब अनचेंज होगा ये टर्म सिग्मा जेड बनता है। अब ये 4 टर्म्स को आप कंपेयर कर सकते हैं, ये टर्म इससे कैंसिल आउट हो गया, ये टर्म इससे कैंसिल आउट हो गया, ये रिजल्ट 0 बना। ये टर्म की वैल्यू 0 है, 2i 0 नहीं हो सकता, मीनिंग है कि सिग्मा एक्स सिग्मा वाई प्लस सिग्मा वाई सिग्मा एक्स ये टर्म 0 बनेगा। तो आपको 3 एंटी कॉम्यूटेटर ब्रैकेट्स भी पता चल गए। कैसे फाइंड हुआ वो आपको यहाँ पे कंफर्म हो गया। अब यहाँ पे ये एंटी कॉम्यूटेटर ब्रैकेट्स सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई, जिसको आप प्रोडक्ट फॉर्म में ओपन करेंगे तो यही पार्ट बनेगा, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई प्लस सिग्मा वाई सिग्मा एक्स, ये टर्म 0 है। रिमेनिंग कंपोनेंट्स के लिए आप एंटी कॉम्यूटेटर ब्रैकेट सिग्मा जेड सिग्मा वाई और सिग्मा वाई सिग्मा जेड, ये टर्म 0 बनेगा, सिग्मा जेड सिग्मा एक्स, तो 3 कॉम्यूटेटर ब्रैकेट्स नोन हो गए, 3 एंटी कॉम्यूटेटर ब्रैकेट्स नोन। these रिलेशंस ड्राइव करने में किसी को कोई डिफिकल्टी तो नहीं? नो सर, नो सर। अब these सेम पेयर के लिए
सिग्मा एक्स सिग्मा वाई आपने पेयर ले लिया, सेम पेयर के लिए कॉम्यूटेटर ब्रैकेट और एंटी कॉम्यूटेटर ब्रैकेट दोनों को अगर आप ऐड करते हैं, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई कॉम्यूटेटर ब्रैकेट, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई एंटी कॉम्यूटेटर ब्रैकेट, अगर इसको आप ऐड करें तो आपको ये कॉम्यूटेटर ब्रैकेट की वैल्यू 2i सिग्मा जेड नोन है और ये एंटी कॉम्यूटेटर ब्रैकेट वैल्यू 0 है। अब इनका प्रोडक्ट वाला डेफिनेशन कॉम्यूटेटर और एंटी कॉम्यूटेटर के लिए ओपन करिए, तो कंपोनेंट के प्रोडक्ट के लिए आपको रिजल्ट नोन हो गया। ये सिग्मा वाई सिग्मा एक्स कैंसिल आउट हो गया, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई ट्वाइस हो गया, देन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई इज इक्वल टू आई सिग्मा जेड। तो 3 कॉम्यूटेटर ब्रैकेट्स, 3 एंटी कॉम्यूटेटर ब्रैकेट्स और 3 रिलेशंस फॉर प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ पॉलीस्पिन ऑपरेटर आपको फाइंड हो गए। कैसे फाइंड करना है वो आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट स्लाइड में मैं कंपोनेंट के प्रोडक्ट के लिए रिलेशन, जो रिमेनिंग केस बनेंगे उनके प्रोडक्ट के लिए रिलेशन नोट करना हूँ। सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अभी आपको ये डिस्कस किया, आई सिग्मा जेड है। अब आपको कंपेरिजन से नोट करना है, तो एक्स के बाद वाई है और यहाँ पे पीस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है जेड कंपोनेंट और साइक्लिक ऑर्डर है तो पॉजिटिव है। सिग्मा वाई सिग्मा जेड डीज के परपेंडिकुलर कंपोनेंट सिग्मा एक्स होगा, साइक्लिक ऑर्डर प्रेजेंट है वाई होगा। सिग्मा जेड सिग्मा एक्स, जेड और एक्स के परपेंडिकुलर कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, साइक्लिक ऑर्डर है तो प्लस 1। ये 3 रिलेशंस आपको प्रोडक्ट के लिए आ गए। तो ये रिलेशंस आपको पूछे जा सकता है, कॉम्यूटेटर ब्रैकेट, एंटी कॉम्यूटेटर ब्रैकेट और प्रोडक्ट वाले रिलेशंस। अब अगर यहाँ पे ऑर्डर चेंज करने लगे, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई का प्रोडक्ट चेंज कर दें, तो आपको इस पार्ट से कंफर्म है एंटी कॉम्यूटेटर ब्रैकेट से कि सिग्मा एक्स सिग्मा वाई में अगर ऑर्डर चेंज करेंगे तो ये माइनस पार्ट बन जाएगा। तो जैसे आप यहाँ पे अगर ऑर्डर चेंज करने लगे वाई और एक्स, तो यार अभी आपको हिंट किया कि आउट ऑफ ऑर्डर के लिए माइनस बन जाएगा, तो ये माइनस बन जाएगा। तो कैसे पॉलीस्पिन ऑपरेटर के रिगार्डिंग आप रिलेशंस फाइंड करेंगे वो आपको मैंने यहाँ पे हिंट कर दिया। अभी मैंने कोई मैट्रिक्स फॉर्म यूज नहीं किया, अगर मैट्रिक्स फॉर्म आपको पता हो तो मैट्रिक्स फॉर्म से रिलेशंस आप ड्राइव कर सकते हैं, बट मैंने इनके डेरिवेशन के लिए आपको इनको नोट कराने के लिए मैट्रिक्स पार्ट को रेफरेंस नहीं लिया। बट मैट्रिक्स पार्ट भी आप बुक में अपने ग्रेजुएशन या पीजी लेवल पे जब फाइंड किए ऑपरेटर्स पॉलीस्पिन ऑपरेटर के मैट्रिक्स फॉर्म, हो सकता है कि वहाँ पे आपको जेड कंपोनेंट का मैट्रिक्स फॉर्म आप रेफरेंस लेके चले हो, फिर एक्स और वाई कंपोनेंट को फाइंड किया हो। बट मैं यहाँ पे दीज को फाइंड करने के लिए पहले मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ स्पिन ऑपरेटर फॉर स्पिन हाफ आपको डिस्कस करूंगा। तो आप चेक करिए, अगर आपको एस स्क्वायर के लिए मैट्रिक्स एलिमेंट नोट करना हो, जैसे आपको एल के लिए मैंने मैट्रिक्स एलिमेंट्स डिस्कस किए थे, सिमिलर अप्रोच किसी भी स्पिन के लिए ये कट बन जाएगा। एस एस प्लस 1 एच क्रॉस स्क्वायर क्रॉनिका डेल्टा एस डैश एस क्रॉनिका डेल्टा एम एस डैश एम एस। ऐसे ही आप एस जेड के लिए जो आपको एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में ये पॉइंट्स बताए हैं, ओनली कॉरस्पॉन्डिंग ऑपरेटर के नोटेशन चेंज हो रहे हैं और क्वांटम नंबर के नोटेशन चेंज हो रहे हैं। सिमिलर अप्रोच रहेगा, ये अप्रोच फॉलो कर चुके हैं L1 के लिए, तो यहाँ पे आपको इजी रहेगा, आप ये रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। ऐसे ही आप S प्लस और S माइनस, जब S प्लस S माइनस आपको पता चल जाएंगे तो आप SX SY भी आप फाइंड कर सकते हैं। स्क्वायर रूट S माइनस MS S प्लस MS प्लस 1 H क्रॉस डेल्टा S डैश S डेल्टा MS डैश प्लस 1। क्वांटम पर L को स्मॉल s रिप्लेस कर दीजिए और M को MS से रिप्लेस कर दीजिए, सेम रिलेशंस आपको फाइंड हो जाएंगे। अगर ये रिलेशंस आप यूज कर लें तो स्पिन हाफ के लिए S वैल्यू हाफ है, MS की 2 वैल्यूज बनेंगी, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। S डैश के लिए भी आप सेम क्वांटम नंबर यूज करेंगे, उससे MS डैश फाइंड करेंगे, प्लस हाफ और माइनस हाफ। तो किसी भी ऑपरेटर स्पिन ऑपरेटर के अगर आपको मैट्रिक्स फॉर्म को रिप्रेजेंट करना है तो कॉलम और रो, कॉलम आपको बताया कैट नोटेशन से S और MS आप यूज करेंगे और रो के लिए S डैश MS डैश आप यूज करेंगे। अभी ये जो एक्सप्रेशंस हैं वो किसी भी स्पिन के लिए करेक्ट है, बट क्योंकि पॉलीस्पिन थ्योरी के रिजल्ट अभी कंफर्म नहीं हुए, ऑल रिजल्ट्स कंफर्म नहीं हुए, यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्म की रिक्वायरमेंट थी, तो अगर आपको S1 के लिए भी फाइंड करना हो तो सिमिलर अप्रोच फॉलो हो जाएगा जैसे आपने एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिटल मोमेंटम के लिए यूज किया है। तो यहाँ पे S और MS के लिए ये फर्स्ट कॉलम के लिए S हाफ MS प्लस हाफ, सेकंड कॉलम के लिए S हाफ MS माइनस हाफ, फर्स्ट रो के लिए S डैश हाफ MS डैश प्लस हाफ, सेकंड रो के लिए हाफ S डैश हाफ और MS डैश माइनस हाफ। जिस मैट्रिक्स को आपको फाइंड करना हो उस मैट्रिक्स के लिए आप ये रेफरेंस लेके कंप्लीट करिए। S स्क्वायर को आपको अगर फाइंड करना है तो डायगोनल टर्म इस पार्ट से नॉन जीरो बनेंगे, रिमेनिंग जीरो हो जाएंगे।
और डायगोनल टर्म की वैल्यू फाइंड करने के लिए s को इस एक्सप्रेशन में हाफ रख दीजिए, तो ये 3/4 h क्रॉस स्क्वायर 0 0 3/4 h क्रॉस स्क्वायर। अगर आप 3/4 कॉमन ले लें यहाँ से, 3/4 h क्रॉस स्क्वायर कॉमन ले लें, तो ये आपको यूनिट ऑपरेटर में कन्वर्ट, यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट, 2 क्रॉस 2 का यूनिट मैट्रिक्स। ऐसे ही आप एस जेड फाइंड करेंगे, तो एस जेड भी डायगोनल टर्म में है, यहाँ से आपको कंफर्म हो रहा है। जब एम एस डैश एम एस से मैच करेगा और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट की वैल्यू एम एस एच क्रॉस आएगा, तो फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट के लिए एम एस वैल्यू हाफ है, तो हाफ एच क्रॉस बनेगा। सेकंड फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट में एम एस डैश एम एस से मैच नहीं करता, 0। सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट के लिए एम एस डैश एम एस से मैच नहीं करता, 0। सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट के लिए एम एस वैल्यू माइनस हाफ है, तो रिजल्ट बनेगा माइनस एच क्रॉस बाई। अगर आप यहाँ से एच क्रॉस बाई 2 कॉमन ले लें, तो 1 0 0 -1, ये आपको एस जेड का मैट्रिक्स होगा। अब इस एस जेड के मैट्रिक्स को आप हाफ एच क्रॉस सिग्मा जेड से कंपेयर करिए, तो आपको सिग्मा जेड का मैट्रिक्स मिलेगा। तो मैंने आपको एस जेड का मैट्रिक्स बता दिया। ऐसे ही आप पहले एस एक्स एस वाई के मैट्रिक्स भी फाइंड करें, फिर आप एक साथ एनालॉजी करके एक साथ कंपेयर कर सकते हैं। एस आई इज इक्वल टू एच क्रॉस बाई 2 सिग्मा ई, कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स मैट्रिक्स ऑफ सिग्मा आपको फाइंड हो जाएगा। तो एस पर एस जेड कंफर्म हो गया। सभी इस एक्सप्रेशन को यूज करें, एस और एम एस की वैल्यूज यूज करें, एस प्लस का मैट्रिक्स और एस माइनस का मैट्रिक्स फाइंड करें। ये एल प्लस एल माइनस का मैट्रिक्स आपको पहले फाइंड करने बताया हुआ है, एल प्लस 1। सिमिलर अप्रोच होगा, ओनली क्वांटम नंबर की वैल्यू चेंज होगा। डायगोनल टर्म्स 0 बन जाएंगे, जो आपको मैट्रिक्स एलिमेंट नोट कराया है। एम एस डैश एम एस प्लस 1 से मैच करेगा तभी नॉन जीरो बनेगा। तो डायगोनल पे एम एस डैश एम एस से मैच करता है, तो एम एस प्लस 1 से मैच नहीं करेगा डायगोनल पे। और आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, अगर दीज टर्म्स में आप प्लस 1 कर दें, तो ये 3/2 बन जाएगा, ये प्लस हाफ बनेगा। और प्लस हाफ फर्स्ट रो में सेकंड एलिमेंट के लिए एम एस डैश की वैल्यू है, तो एम एस डैश फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट के लिए एम एस प्लस 1 से मैच करेगा, बाकी किसी और एलिमेंट से मैच नहीं करेगा। तो ये टर्म 0 बनेंगे, ये टर्म सिर्फ नॉन जीरो आएगा। और ये नॉन जीरो वैल्यू फाइंड करने के लिए इस एक्सप्रेशन में प्लेस करेंगे। एस हाफ है, एम एस वैल्यू माइनस हाफ है, तो हाफ माइनस हाफ 1 हो गया। ये टर्म आप चेक करिए, एस हाफ है, एम एस माइनस हाफ है, तो ये वैल्यू भी 1 कंट्रीब्यूट करेगा, तो ये टर्म आपको एच क्रॉस है। अब इसका हर्मिशियन एडजॉइंट फाइंड कर लें, तो ये एस माइनस 1, बोथ को ऐड करके हाफ कर दें, एच क्रॉस बाई 2 कॉमन ले लें, एस प्लस से एस माइनस को डिफरेंस करें और वाई से डिवाइड कर दें। ये पार्ट से इसको डिफरेंस किया तो एच क्रॉस, और 1/i किया तो माइनस एच क्रॉस, आई एच क्रॉस बाई 2, ये आई एच क्रॉस बाई 2, एच क्रॉस बाई 2 कॉमन लिया, 0 माइनस आई 0। ये फॉर्म आपको एस एक्स एस वाई एस जेड 3 मैट्रिक्स आपको नोन हो गए। अब आप कंपेयर करें एस आई एच क्रॉस बाई 2 स्पाई, तो आपको ये कंपेयर कर लीजिए। एस जेड, ये पहले एस एक्स को कंपेयर कर लें, एस एक्स हाफ एच क्रॉस सिग्मा एक्स बनेगा, और आपको ये मैट्रिक्स बताया हुआ है 0 1 1 0, तो आपको यहाँ से सिग्मा एक्स के लिए मैट्रिक्स पता चल गया, जो आप लोग मेमोराइज भी किए होंगे, 0 1 1 0। सिमिलर अप्रोच से आप सिग्मा वाई फाइंड करेंगे। एस जेड आपको लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया है। तो ये 3 मैट्रिसेस आपको नोन हो गए स्पिन हाफ पार्टिकल के लिए, पॉली स्पिन ऑपरेटर के रिगार्डिंग सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड। देखो एक पॉइंट और मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो मैट्रिक्स फॉर्म है एस एक्स के लिए हो, एस के कंपोनेंट के लिए हो या सिग्मा के कंपोनेंट के लिए, ये मैट्रिक्स सिर्फ स्पिन हाफ के लिए है। मैं फिर से एक बार यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ, बाकी पॉली स्पिन थ्योरी से आपको ये हिंट किया हुआ है कि स्पिन हाफ पार्टिकल के लिए। बाकी ये जो मेथड आपको सजेस्ट किया है, दीज
मैट्रिक्स एलिमेंट को यूज करके मैट्रिक्स फाइंड करने का अगर S1 भी होता, S1 भी होता, तब भी ये Sx, Sy, Sz, S स्क्वायर के मैट्रिक्स आप फाइंड कर सकते हैं, उनको आप सिग्मा से रिलेट नहीं कर सकते। स्पिन ऑपरेटर के कंपोनेंट के मैट्रिक्स फाइंड हो जाएंगे S1 के लिए, S हाफ के लिए, S3/2 के लिए, S2 के लिए, सबके लिए फाइंड हो जाएंगे बाय यूजिंग दीज मैट्रिक्स एलिमेंट। बट उनको पॉली स्पिन ऑपरेटर में आप जब रिलेट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन वैलिड नहीं है। इट मींस आपको कंपेयर करने के लिए कि आप S2 के मल्टीपल मैट्रिक्स को आप सिग्मा एक्स लेंगे, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड कैसे आप यूज करेंगे, उसके लिए आपको ये एक्सप्रेशन को मॉडिफाई करना पड़ेगा। बुक में और आपके सिलेबस में पॉली स्पिन थ्योरी है, वो स्पिन हाफ के लिए है, इसलिए मैंने आपको ये स्पिन हाफ के कॉरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स नोट करा दिया। तो प्रॉब्लम के टाइम पे आप ये मिस्टेक नहीं करेंगे और आप ये डाउट क्रिएट नहीं करेंगे, सर हम यहाँ पे स्पिन 1 कैसे यूज कर सकते हैं। इन एक्सप्रेशंस में आप कोई भी क्वांटम नंबर आप यूज कर सकते हैं, दीज कॉम्यूटेटर ब्रैकेट कोई भी स्पिन क्वांटम नंबर यूज कर सकते हैं। जब ये रिलेशन यूज कर रहे हैं तब आप ओनली हाफ के लिए, और जहाँ पे आपको हिंट किया है वो सब चेक कर लीजिए। ये सिग्मा के जो एक्सप्रेशन हैं वो स्पिन हाफ के लिए हैं, तो इसके आगे पॉली स्पिन थ्योरी के रिजल्ट्स आप यूज कर रहे हैं। और ये जो आई है वो यूनिट मैट्रिक्स है, और यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स डायमेंशन आपको पता है, तो 2x2 का मैट्रिक्स बनेगा स्पिन हाफ के लिए। तो ये ऑल पॉइंट्स आपको जो मैंने सजेस्ट किए हैं ये प्रॉब्लम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, प्रॉब्लम के लिए आपको रिक्वायर्ड होंगे। SMS आप साइमल्टेनियस आइगन स्टेट ले रहे हैं, साइमल्टेनियस आइगन कैट ऑफ S स्क्वायर एंड Sz, और स्पिन हाफ के लिए आपको ये 2 स्टेट नोटेशंस बनेंगी SMS के लिए, S प्लस हाफ और माइनस हाफ। तो 2 स्टेट हैं स्पिन की, इनके मैट्रिक्स फॉर्म आपको फाइंड करना है, और ये Sz के आइगन स्टेट्स हैं, ये नोटेशंस भी Sz के आइगन स्टेट्स हैं, जो आपको यहाँ पे S और MS नोटेशन में S और MS की वैल्यू प्लेस कर दिया है। अब ये डायगोनल फॉर्म में है, तो जो आइगन फंक्शन सिग्मा जेड के होंगे वो Sz के भी होंगे, जो आइगन फंक्शन Sz का है वो S स्क्वायर का भी है, तो आप यहाँ पे बता दिया वो सिग्मा स्क्वायर का भी बनेगा, बट वो Sx Sy के नहीं होंगे, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई के नहीं होंगे। तो ये डायगोनल फॉर्म में है, और डायगोनल फॉर्म के लिए आप डायरेक्ट जेड के आइगन फंक्शंस आप नोट कर सकते हैं, आइगन वैल्यूज आप यहाँ पे करना है, आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शंस ऑफ S स्क्वायर, Sx, Sy, Sz, और इसी में आप सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड नोट कर सकते थे फॉर स्पिन हाफ। तो लास्ट स्लाइड्स में जो आपको मैट्रिक्स डिस्कस किए हैं वो आप रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हैं। तो पहले जेड कंपोनेंट के लिए नोट करेंगे, और एस जेड, और एस जेड के लिए मैट्रिक्स आपको डिस्कस किया है। मैट्रिक्स फॉर्म को रेफरेंस लेके आप कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू के आइगन फंक्शंस नोट कर सकते हैं। यहाँ पे आइगन वैल्यूज 2 आइगन वैल्यूज हैं, प्लस h×2 और माइनस h×2 एस जेड के लिए। एक आइगन वैल्यू पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। तो जेड कंपोनेंट की पॉजिटिव आइगन वैल्यू के लिए आइगन फंक्शन चाहे ये नोटेशन यूज करें, पॉजिटिव आइगन वैल्यू कब होगा, जब एमएस वैल्यू प्लस हाफ पे रहे होंगे, चाहे आप इसी को स्पिन अप यूज कर सकते हैं। और इसका मैट्रिक्स फॉर्म कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 नॉन जीरो और रिमेनिंग 0। जेड कंपोनेंट की नेगेटिव आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन एस हाफ है, एमएस माइनस हाफ है, इसी को स्पिन डाउन बताया था, ये 0 बनेगा। ये these two eigen functions will be eigen function of S square, sigma z and S z। आइगन वैल्यूज ऑपरेटर चेंज करने से चेंज हो जाएंगी, बट आइगन फंक्शंस सेम फॉर्म रहेंगे। इसलिए मैंने ब्रैकेट में आइगन वैल्यू शो नहीं किया, ओनली जस्ट साइन बता दिया कि प्लस है या माइनस है, वो सिग्मा जेड और एस जेड को रेफरेंस लेके। दोनों आइगन फंक्शन एस स्क्वायर की सेम आइगन वैल्यू के आइगन फंक्शन। सिमिलर अप्रोच को फॉलो करेंगे, जो आपको लास्ट लेक्चर तक एल जेड एल एक्स एल वाई के आइगन फंक्शंस और आइगन वैल्यूज फाइंड करने के लिए बताया था। मैट्रिक्स पता है आपको, एस एक्स और एस वाई के लिए और फाइंड करके लाना है। वन 30 तक करता है। यस सर। ये ट्राई करके लाएंगे एस एक्स एस वाई के आइगन वैल्यूज और आइगन फंक्शंस, फिर एक जनरलाइज्ड कंपोनेंट के लिए डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाकी किसी को कोई डाउट पूछना तो पूछ सकते हैं। सर एक बैक स्लाइड करना, सर एक बार स्लाइड 17 दिखा दीजिए। 18 स्लाइड दिखा दीजिए सर। ये नंबर भी 18 ही है।
एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। हेलो हाँ जी बोलिए। सर, आप ये पढ़ाने के लिए कौन सी ऐप का यूज करते हैं? जूम ऐप पे। पढ़ाने के लिए किसका क्या बोले ये आप? बोर्ड वगैरह का पूछ रहे हैं, कौन सी है? इस पे सर, नहीं जैसे इसमें तो जैसे सर आप इस पे जूम ऐप लिखते के हैं अलावा सर, कोई ऐप नहीं है। आप इस पे स्क्रीन पे लिखते कैसे तो हैं ये सर? तो राइटिंग वेब पे रहता है। डिजिटल पैड होता है एक लिखने के लिए, राइटिंग पैड बोलते हैं उसको। हाँ जी सर। हाँ जी। थैंक यू सर, थैंक यू। ऐप नहीं है, वो राइटिंग पैड होता है, उससे लिखते हैं। ओके सर। तो इसकी जो इंक होती है वो उसमें इंक कुछ नहीं लिंक नहीं होती, वो तो ऐसे लिख इंक नहीं जाता होती। वाइट बोर्ड होता है। जैसे जैसे बहुत पहले स्क्रीन टच मोबाइल के लिए राइटिंग का कुछ ऐप, मतलब उसमें एक पेन टाइप का आता था, नीडल टाइप की, उससे लिखते थे। ऐसे ही ये होता है। स्क्रीन थोड़ी लैपटॉप के जो होता है कीबोर्ड उतना होती है, साइज अलग अलग होता है। ठीक है, सर, आप पेन देख शेप स्क्रीन में ही पे सर। होता है। देखते आप स्क्रीन पे भी लिखते नीचे हो गया। हाँ जी। तो सर आपने राइटिंग टैब परचेज किया हुआ है सर ऐसे? उसका समझाने से कोई मतलब है क्या? ओके सर सर। तो बता दीजिए। अच्छा तो आप कहीं भी कोई भी आप लिख लीजिए, उससे ट्रेनिंग पता आ चल गया जाएगा मैं बहुत अगर अच्छे से। ओके, थैंक यू सर। जिसको कोई फिजिक्स से रिलेटेड, क्वांटम मैकेनिक्स से डाउट है वो पूछ लीजिए तब। ठीक है। चीज़ सर लॉकडाउन में तो बहुत सारे टीचर्स बन गए हैं नए। ठीक है, तो आप हो सकता है जो हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं तो वो तो ओल्ड टेक्नोलॉजी है, उससे भी बेटर टेक्नोलॉजी आ गई है, आप उनको प्रेफर करिए। आईपैड पे भी करते हैं ना कुछ लोग सर, आईपैड से। हाँ, बहुत सारे मेथड्स हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो मैं आप मुझसे पूछ रहे हैं उससे हो सकता है इतना बेनिफिट ना मिले, और भी आप नई टेक्नोलॉजी पे जाइए और ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। और एक एक्सपेंड का डिजिटल एक्सपोर्ट किया था तो पूरी स्क्रीन दिखती है। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। सर ये पुराने चैप्टर से पूछ सकते हैं? पिछला चैप्टर वो कॉम्प्टेन इफेक्ट रिवाइज कर रहा था, उसमें कुछ पूछना था। कॉम्पटन इफेक्ट से? जी हाँ जी बोलिए। सर, ये पूछना था उसमें सर, आपने एक ऐसा न्यूमेरिकल भी करवाया था कि अगर सर स्कैटरिंग का एंगल 180 डिग्री हो जाए तो जो सर इंसिडेंट फोटोन है, जो इंसिडेंट फोटोन है वो पूरा यू टर्न ले लेगा, जिस रास्ते से आया है उसी नहीं, वन रास्ते डायमेंशन में से। यू टर्न नहीं बनता। जी यू टर्न इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे टर्न में यू जैसा शेप होता है। जी जी, मतलब वो जिस पाथ पर आया है उसी पाथ ठीक को है, रिट्रेस कर लेगा, वापस चले जाएगा। ये शेप होती है यू टर्न की ना। जी जी, मेरा मतलब अगर वो एक्स एक्सिस जाएंगे से ऐसे आया, वापस चले जाएंगे। जी जी, जहाँ से वो आ रहा है वो अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगा, वापस चले जाएगा। लेकिन सर मेरा एक डाउट ये आ रहा था कि सर, मतलब हाँ जी, ऐसे चला जाएगा इधर। जी हाँ जी बताइए। सर एक डाउट ये आ रहा था बोलिए। कि अगर वो अपने मतलब पूरे पाथ को वापस रिट्रेस कर रहा है तो सर कोलिजन के टाइम पर फिर मतलब रिलेटिविटी तो ये कहती है कि फोटोन की जो स्पीड है वो हमेशा स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होनी चाहिए, और कोलिजन के ये दौरान नहीं गिरती भाई, ये नहीं गिरती। मटेरियल पार्टिकल की बात कर रहे हैं या फोटोन की बात? फोटोन की, सर फोटोन की। फोटोन की तो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम से मैच करती है। मटेरियल में किसी मीडियम में वो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम से मैच नहीं करती फोटोन के लिए। नहीं तो सर कॉम्प्टेन इफेक्ट तो मुझे पता है वैक्यूम में ही होगा, इलेक्ट्रॉन से स्कैटर होकर जब वो पलट गया एकदम उसने अपना पाथ पलट लिया, तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जैसे इनिशियली इसकी स्पीड ऑफ लाइट इक्वल थी 3 × 10⁻⁸ मीटर सेकंड, फिर सर जब वो पूरा पलट रहा है तो पलटने के दौरान उसकी स्पीड घट के पूरी 0 होनी चाहिए, और 0 से फिर से बढ़ के 3 × 10⁻⁸ होनी चाहिए ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो उससे तो पूरी नहीं, मैंने स्पीड से बताया क्या? मैंने सुनो, मैंने स्पीड से थोड़ी बताया उसको। जी जी आप स्पीड से रिलेट कर रहे हैं। फोटोन में स्पीड के अलावा भी बहुत सारी स्टेप्स आपको रिलेट करना है। फोटोन की एनर्जी h नहीं होती है। जी फोटोन की वेवलेंथ hc/λ होती है। जी फोटोन की स्पीड c है, बट उसके स्कैटरिंग से फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ चेंज हो सकती हैं। जी अब बताइए, मैंने c को चेंज नहीं किया। स्कैटरिंग से पहले वेवलेंथ का नोटेशन लैम्डा है और स्कैटरिंग के बाद वेवलेंथ का नोटेशन लैम्डा डैश लिया। जी सर ये मोमेंटम से रिलेटेड है, cp। जी। तो मोमेंटम चेंज हो सकता है फोटोन का। मैंने सी को कहीं चेंज नहीं किया। आप सी से इसको रिलेट नहीं करिए। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ ना, सी तो अभी भी सी है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम पार्टिकल से इंटरेक्शन के टाइम पे यहाँ फोटोन से सम एनर्जी इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड होगा। जब इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड होगा तो फोटोन की एनर्जी में चेंज होगा। आफ्टर स्कैटरिंग फोटोन की एनर्जी चेंज हो जाएगी, और चेंज होने से फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, वेवलेंथ चेंज होगी, मोमेंटम चेंज होगा। मैंने ये 3 पॉइंट आपको बताए, बीच के ही नोटेशन चेंज किए। मैंने यहाँ पे सी को सी ही रखा है। देखिए यहाँ पे भी सी को सी रखा है, जो इनिशियल से मैच करता है। डाउट कहाँ से वो समझ में आ गया सर, वो ठीक है, लेकिन मैं ये पूछा था कि जैसे फोटोन अपना पूरा जो पाथ चेंज कर रहा है तो स्कैटरिंग के दौरान जितनी देर स्कैटरिंग हो रही है उस दौरान तो उसकी स्पीड में जो ये मतलब ये चेंज कैसे आ गया? अगर रिलेटिविटी कहती है कि स्पीड ऑफ लाइट उतनी मतलब वो पलटेगा कैसे? फिर से अभी देखो, वही मैं बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पे जो ये नोटेशन ले रहे हो, ये सी मैग्नीट्यूड है, जी जी डायरेक्शन मोमेंटम है। जी, तो सर मतलब ये क्वेश्चन से और आप बिफोर एंड आफ्टर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़े थे। जी आप जो स्टेटमेंट एक बार माइंड में फीड कर लिए, उसको आप लोग चेंज नहीं करना चाहते। मैंने वेलोसिटी ऑफ लाइट नहीं लिखा, वेलोसिटी ऑफ लाइट नहीं लिखा मैंने बोला स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। स्पीड मींस मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो स्पीड में डायरेक्शन नहीं आएगा, वो डायरेक्शन तो मैंने मोमेंटम में ले लिया। इसी में सर सर वो जैसे बता दूंगा।
सर इसी में मैं बता रहा था कि सर मतलब मैं कह रहा था कि सर वो कह रहा है सर कि डायरेक्शन कैसे चेंज हो जाएगी सर, मतलब वो तो मोमेंटम जो डायरेक्शन चेंज होगी सर, वो तो आपने मतलब बताया था मैं भी कि वही बता रहा हूँ, आप उसमें कोई नया थोड़ी बता रहे हैं। हाँ मैं सर भी वही यही बता बता रहा रहा हूँ, हूँ, बट आपने उनका बताया डाउट था, है कि ई मैं की आपने स्पीड बताई का थी ये चीज़ एंगल सर। कैसे चेंज हुआ, सी की स्पीड, तो सर सी की तो डायरेक्शन सी चेंज की तो करने वैल्यू की चेंज जरूरत नहीं ही नहीं, होगी सी ना तो सर, मोमेंटम मैग्नीट्यूड की पार्ट वैल्यू है, चेंज स्पीड होगी। है। फरहान रिलेट कर पाए नहीं? जी जी सर। स्कैटरिंग से मोमेंटम चेंज होगा, ये आपको चेंज बता दिया, एंगल डिपेंडेंट है। लैम्डा चेंज होगा, इसमें भी वेवलेंथ शिफ्ट में एंगल आता है, फ्रीक्वेंसी में भी वेवलेंथ शिफ्ट का कांसेप्ट आता है, एंगल आता है। तो एंगल पार्ट से थ्री कोऑर्डिनेट्स, थ्री नोटेशंस मैंने डिफरेंट नोटेशंस से रिप्रेजेंट किए हैं, जो चेंज नहीं हो रहा वो सेम है, ये चेक कर लीजिए। डाउट एलिमेंट हुआ है नहीं? जी सर। और सर एक डाउट बाकी सर, और पूछिए जो पूछ रहे थे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सर एक डाउट था बताइए। सर। इसमें जो आपने ये वाला ग्राफ बताया था फोटो करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का, इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखते हुए, हाँ जी, तो इसमें सर आपने बताया था हाँ जी, कि स्टॉपिंग पोटेंशियल वैरी कर जाएगा अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के लिए, मगर अगर इंटेंसिटी हाँ सेम जी। है, इंटेंसिटी अगर सेम है तो ये सैचुरेशन करंट सेम रहेगा। इंटेंसिटी इंटेंसिटी ऑफ अगर कांस्टेंट है। इंसिडेंट रेडिएशन जी कांस्टेंट होने का मीनिंग क्या है कि वहाँ पे आप अगर फ्रीक्वेंसी को वेरी करा रहे हैं तो नंबर ऑफ फोटॉन्स फिक्स कर रहे हैं। जी। हाँ, नंबर ऑफ इंटेंसिटी फोटॉन स्विच कांस्टेंट होने का करेगा मतलब जी। ये भी था कि एनर्जी एच न्यू, NH हाँ, जी तो ये फ्रीक्वेंसी अगर वेरी कर रहे हैं तो इंटेंसिटी कांस्टेंट एक ही कंडीशन में हो सकता है जब नंबर ऑफ फोटॉन्स फिक्स कर दें। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर एरिया पर टाइम फिक्स हो गए, तो उनसे अगर इलेक्ट्रॉन इजेक्शन पॉसिबल हो रहा है तो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स पर एरिया पर टाइम फिक्स रहे। नहीं सर, ये नहीं समझ में अब आया मेरे। उनकी जो स्पीड है, उनकी जो मैं पहले बोल दूं, यस सर, सॉरी सर। नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स फिक्स हो गए पर एरिया पर टाइम, बट उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में ऑल की एनर्जी में डिफरेंस है, सबकी सेम एनर्जी नहीं है। जब एनर्जी सेम नहीं है, उनकी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी सेम नहीं है, तो उनको जिस इलेक्ट्रोड पर रेडिएशन इंसिडेंट किया था और जिस इलेक्ट्रोड पर आप उसको एक्यूमुलेट कर रहे हैं, उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में सबको एक टाइम डिफरेंट टाइम लगेगा, बट वो टाइम डिफरेंस वेरी स्मॉल होगा, बट वो कंट्रीब्यूट करेगा फोटो करंट में। अगर फोटो करंट आपको फाइंड करना है तो डी क्यू बाई डी टी लेना है, जी ठीक है। तो जी। जब आप फ्रीक्वेंसी को, ये फ्रीक्वेंसी था या स्टॉपिंग पोटेंशियल था? सॉरी सॉरी, ये एक्स एक्सिस पे स्टॉपिंग पोटेंशियल था और वाई एक्सिस पे फोटो करंट था, फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही थी तो दो अलग अलग डिफरेंट ग्राफ्स फ्रीक्वेंसीज में थे। जी, फ्रीक्वेंसी और का डिफरेंट ग्राफ। फ्रीक्वेंसीज में, जी हाँ जी, हाँ, ओके। हाँ, तो अभी आप चेक करिए, कोई एक फ्रीक्वेंसी पे हम चेक कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमें पता चला जो एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन बनेगा। ये काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट के लिए हमने फाइंड कर ली, बट ये मैक्सिमम है, इससे लोअर एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स हमें फाइंड होंगे। जब ऑल की एनर्जी स्टॉपिंग पोटेंशियल से जो हम इसको एक्सेलरेट कर रहे हैं, जो यहाँ से एनर्जी में डिफरेंस था, जब ये ईवी वाट से आप ऑल इलेक्ट्रॉन्स को स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे, ये एनर्जी उसमें नेग्लिजिबल हो जाएगा, और जब नेग्लिजिबल हो जाएगा तो अप्रोक्सीमेटली ऑल इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी सेम हो गई। जब सेम हो गई तो नियरली वो सेम टाइम में ऑब्जर्व हो जाएंगे, इट मींस जो फोटो करंट है वो कांस्टेंट होगा। जब स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू लोअर होगी या उसको अपोजिट में अप्लाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को डीएक्सीलेट कर रहे हैं, तो पहले जिनकी एनर्जी लेस है वो स्टॉप हो जाएंगे। जब स्टॉप हो जाएंगे तो ऑल इलेक्ट्रॉन्स, हमें जिस इलेक्ट्रोड पे उसको एक्यूमुलेट करना है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स उस इलेक्ट्रोड पे ऑब्जर्व नहीं होंगे, तो फोटो करंट की वैल्यू मैक्सिमम से लेस आएगी। और जैसे जैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल को नेगेटिव में आप इंक्रीज कर, मोर नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करते जाएंगे, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्टॉप होते चले जाएंगे, और एक पोटेंशियल ऐसा होगा जिसपे कोई भी इलेक्ट्रॉन, हाईएस्ट एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी एक्यूमुलेट नहीं होगा, उस पोटेंशियल को बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये एक फ्रीक्वेंसी की डिस्कस होगी। अब इस फ्रीक्वेंसी को चेंज करने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज नहीं हो रहे हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज नहीं हो रहे हैं, ओनली काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रहा है। जो हायर फ्रीक्वेंसी होगा उसके लिए हायर काइनेटिक एनर्जी है, उस इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करने के लिए आपको मोर पोटेंशियल नेगेटिव में अप्लाई करना पड़ेगा। जिसकी फ्रीक्वेंसी लोअर है उसको लोअर पोटेंशियल नेगेटिव में अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये V1 स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए है, ये सेकंड के लिए है, इट मींस ये न्यू1 का है, ये न्यू2 का है। सर ठीक है, थैंक यू। बट सर एक चीज़ ये थी कि क्लियर हुआ? जी जी सर, एक डाउट था कि सर जैसे इसमें आपने भी कहा कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स सेम होंगे, लेकिन सर इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपने बताया था NH न्यू है न्यूमरेटर में, NH न्यू, और सर अगर फ्रीक्वेंसी दोनों की अलग अलग है। ये टर्म जो हम ले रहे हैं दोनों फ्रीक्वेंसी के लिए अगर इंटेंसिटी सेम लोगे तो ये आई एक ही कंडीशन में कांस्टेंट हो सकता है, जब नंबर ऑफ फोटॉन्स भी आप कांस्टेंट ले रहे हैं। नहीं तो अगर ये वेरी कराएंगे दोनों पार्ट को तो H कांस्टेंट है, ये टर्म नंबर ऑफ फोटॉन्स मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, जब ये तो ये प्रोडक्ट कांस्टेंट बनेगा। हाँ ये कह रहे सर इसका प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो N1 शुड बी इक्वल टू N2 भी आना चाहिए। तो उससे अगर न्यू चेंज कर दिया तो N1 सर मतलब इंटेंसिटी अगर दोनों की सेम है, दोनों केसेस में जो आपने ग्राफ ड्रॉ करे, अगर दोनों की इंटेंसिटी सेम है तो उससे अगर हम देखें तो फिर एक बार मान लीजिए हमने ले लिया N1 न्यू1 का केस, दूसरी बार लिया N2 न्यू2, तो H और A और टाइम तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कि अगर इंटेंसिटी सेम है N1 न्यू1 शुड बी इक्वल टू N2 न्यू2, और इससे अगर निकालेंगे तो जिसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ज्यादा मैंने होगी। यही बताया ना कि वो ठीक है, बट यहाँ पे जो इंटेंसिटी का कंसेप्ट मैंने बताया, मैंने आपको यही किया कि नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स हम फिक्स कर रहे हैं। हम तो जस्ट यहाँ पे इस प्लॉट में ये चेक करना चाह रहे थे कि स्टॉपिंग पोटेंशियल का क्या कंसेप्ट है, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होगा या नहीं होगा। जो आप अगर उसको एसएच वेरी करना चाह रहे हैं तो आप ये फोटो करंट को भी वेरी करा सकते हैं, कई दोनों पार्ट लें, बट ये तब कंसेप्ट है, ये
जब हम ये Yeah. वेरिएबल ले रहे हैं, ये किसी 2 पॉइंट पे एक ही रेडिएशन के लिए करंट कंसेप्ट है। जी एक्चुअल में ये दोनों वेरिएबल थोड़ी हैं जो आप बता रहे हो यहाँ पे। ये न्यू भी सेपरेटली कांस्टेंट है और n1 भी कांस्टेंट है। जी दोनों की इंटेंसिटी को मैंने कांस्टेंट लिया है सेपरेटली। जी सर, वो ठीक है, लेकिन हम कह रहे हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो क्लियर उसकी हुआ? सर न्यू1 की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो n1 में कम हो जाएगा ना n2 से। सर ये स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ यहाँ गया। पे नंबर ऑफ फोटॉन, तो ये राइट हैंड साइड वाला जो नंबर ऑफ फोटॉन्स मैंने अभी बताया ये कांस्टेंट है। नंबर ऑफ पूरी बात फोटोन मुझे आप साइन पे ही बताया होगा कि नंबर ऑफ फोटॉन कांस्टेंट लेके चला है। हाँ, अच्छा ये पार्ट कांस्टेंट है, तब ये शेप बनेगा। ठीक है, नंबर ऑफ फोटोन ये पार्ट इसीलिए कोई जब तक आप ये दोनों पार्ट को वेरी करा देंगे तो कितना सैचुरेशन बनेगा वो भी आपको फिर चेक करना पड़ेगा ना। मैंने इस प्लॉट में जब ये शो किया है कि फ्रीक्वेंसी के चेंज करने से जब नंबर ऑफ फोटॉन फिक्स रहेंगे तो मैक्सिमम करंट पे कोई चेंज नहीं हुआ। स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज करने से यहाँ पे ये स्टॉपिंग, ये जो आपका सॉरी रिटार्डिंग पोटेंशियल बढ़ता है यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो जाएंगे क्योंकि फ्रीक्वेंसीज बोथ पार्ट के लिए डिफरेंट है। और स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होने का रीजन मैंने अभी आपको काइनेटिक एनर्जी से बताया। बट यहाँ पे ये एजम्पशन लिया हुआ है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स बोथ केस में सेम है, कांस्टेंट है। और जब नंबर ऑफ फोटॉन्स कांस्टेंट होंगे तो उनसे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड होंगे वो सेम रहेंगे, इसलिए ये सैचुरेशन करंट सेम हो गया। बट जब आप बोथ डेटा में इनको सेपरेटली कांस्टेंट कर देंगे कि n1 की वैल्यू सेपरेटली कांस्टेंट है और n2 वैल्यू जो नंबर ऑफ फोटॉन्स ले रहे हैं वो सेपरेटली कांस्टेंट है, और यहाँ पे भी आपने कंपैरिजन कर लिया कि n2 वैल्यू n1 से ग्रेटर है, तो जिसके लिए नंबर ऑफ फोटॉन्स ग्रेटर होंगे उसका सैचुरेशन करंट हायर हो जाएगा। क्लियर हो गया? जी जी। और सर ये चीज़ थी कि इसमें जो ये सैचुरेशन करंट का आपने फॉर्मूला बताया था उसमें आपने कहा था दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी dq/dt करके आपने बताया था सर। हाँ जी, तो सर इसमें मतलब जब मैंने और उसको आगे तक सॉल्व किया जी, तो मैंने उसको आगे तक सर सॉल्व किया तो मेरी जो वैल्यू आ रही है फाइनली करंट की उसमें इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो आ रहा है, जब न्यूमरेटर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है लेकिन डिनोमिनेटर में फ्रीक्वेंसी वाला भी टर्म आ रहा है। बाकी और फैक्टर भी आएगा तो हमें तो हम एग्जैक्टली अमाउंट थोड़ी निकाल रहे हैं, हम एग्जैक्टली अमाउंट थोड़ी निकालें तो वेरिएशन चेक कर रहे हैं। मैंने ये थोड़ी बता दिया कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे करंट की वैल्यू 10 एम्पियर है, मैंने ये थोड़ी बताया है। मैंने तो वेरिएशन क्वालिटेटिव प्लॉट बताए, क्वांटिटेटिव प्लॉट थोड़ी बताया। नहीं सर वो ठीक है, लेकिन उसमें सर वीडियो रिकॉर्डिंग में आपने एक चीज़ ये बोली थी कि ये जो फोटो करंट है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी और वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। तो फ्रीक्वेंसी पे कहाँ डिपेंड कर रहा है बताइए? नहीं सर, डिनोमिनेटर में फ्रीक्वेंसी वाला टर्म आ रहा है। सैचुरेशन वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो एक बार इसकी प्लीज वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए हाँ, करंट की। मतलब इसमें आपने ये वाला केस लिया था जिसमें 100% कन्वर्जन, जब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपने कहा था नंबर ऑफ ये फोटॉन्स की देखिए नंबर ऑफ ये जो हाँ जी बोलिए बोलिए। हाँ तो सर आपने इसी तरीके से आपने बताया इंटेंसिटी का फॉर्मूला वही है, नंबर ऑफ फोटॉन्स मल्टीप्लाइड बाय h डिवाइडेड और बाय फिर वो पार्ट ले रहे हैं ना कि ये पूरी बात सुनिए। अब आप ये जो ले रहे हैं, अब आप ये एक्सप्रेशन को आप ये थोड़ी ले रहे हैं कि नंबर ऑफ फोटॉन्स h न्यू बाई एरिया पर टाइम। मैंने जैसे बताया कि नंबर ऑफ फोटॉन्स इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होते हैं। मैंने कहा कि इसको आप डिवाइड कर लीजिए वहाँ पे, ये एक्जैक्टली इसके इक्वल थोड़ी है, ये वेरी थोड़ी करेगा। अगर आप किसी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी वेरी करते हैं क्या नंबर ऑफ फोटॉन वेरी कर जाते हैं? नहीं सर बोलिए, नहीं ये कब वेरी करेगा? जब इंटेंसिटी को कांस्टेंट ले रहे होंगे। बोलिए जी जी सर, एक बार ये करंट की फाइनल वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए प्लीज कि आई की एग्जैक्ट वैल्यू आती है स्मॉल आई इस फॉर्मूले से निकलने। ये स्टेटमेंट पे जाइए। ये देखिए, ये मैंने आपको बताया एनर्जी पर यूनिट एरिया पर टाइम, ये क्लियर है? यस सर। अब इस एनर्जी को मैंने लिखा नंबर ऑफ फोटॉन्स और एनर्जी ऑफ ए फोटॉन पर यूनिट एरिया पर टाइम। यस सर। अब ये इंटेंसिटी वेरी कर रही है। अब ये वेरी करने पे ये मैंने कहा कि हमारे जो करंट का वेरिएशन है वो जितने इलेक्ट्रॉन्स नंबर यूनिट टाइम में ज़्यादा एक्यूमुलेट होंगे उतना करंट वेरी करेगा। और वो नंबर एक्जैक्टली किससे रिलेटेड है? नंबर ऑफ फोटॉन से। जितने यूनिट टाइम में इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे उतना ही यूनिट टाइम में फोटॉन वहाँ पे हम इंसिडेंट कर रहे हैं और 100% कन्वर्जन रेट लिया हुआ है। यस सर। ठीक है? यस सर। अब आप ये बताइए कि आप ये कह रहे हैं कि ये नंबर ऑफ फोटॉन्स आई बाई एच नहीं बनेंगे, पर ये एरिया इधर मल्टीप्लाई हो गया और टाइम मल्टीप्लाई हो गया। और ये नंबर ऑफ फोटॉन्स एच ये न्यू पे डिपेंडेंट है। यस सर। मैं जो आप ये कह रहे हैं कि जैसे कोई रिलेशन लिखा हुआ है तो रिलेशन में 2 वेरिएबल्स हैं, क्या ये दोनों इंडिपेंडेंट नहीं होते? हाँ हो सकते हैं। ये डिपेंडेंट कब बनेंगे? जब इस पे कंडीशन अप्लाई करो। मेरे स्टेटमेंट को रीड कर पा रहे हो नहीं? अगर आई पे कंडीशन अप्लाई कर दो कि ये कांस्टेंट है तब ये दोनों फैक्टर एन और न्यू डिपेंडेंट बन गए। बट अभी इस एक्सप्रेशन में ये एनर्जी डिफरेंट वे में वेरी कर सकता था। क्या कि हम एन को वेरी करा दें तो भी एनर्जी वेरी कर गया, न्यू को वेरी करा दें तो भी वेरी कर दिया, दोनों को वेरी करा दें तो भी वेरी कर गया। तो आप इस एन को न्यू के टर्म्स में तो तब लिखोगे ना जब इंटेंसिटी पे कंडीशन बता रहे होगे कि इंटेंसिटी को कांस्टेंट ले रहे होगे कि नंबर ऑफ फोटॉन्स फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गए। बट क्या अभी किसी रेडिएशन में पढ़ा है आपने? ऐसा नहीं पढ़ा ना। अब रेडिएशन आप इंटेंसिटी को डिफरेंट इंटेंसिटी का रेडिएशन डालना है और फ्रीक्वेंसी आपने फिक्स कर दिया, तो आप यही तो मानते हैं कि वहाँ पे नंबर ऑफ फोटॉन्स वेरी कर रहे हैं। यस सर। बोलिए। यस सर। यस सर। तो ये डिवाइड में जो आप ले रहे होगे तो इसी से आपको डाउट हो रहा होगा कि न्यू डिवाइड में आएगा और न्यू डिवाइड में आया तो ये करंट फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट आ गया। बट अब इससे आप ये रेफरेंस लेके चल रहे हो ना कि यहाँ पे इंटेंसिटी कांस्टेंट है।
तब आपने नंबर ऑफ फोटोन को इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर लिया, बट ऐसा नहीं होता। ठीक है, ओके फ्रीक्वेंसी तो कैरेक्टरिस्टिक है पर्टिकुलर रेडिएशन का, कि आप रेड के लिए, ग्रीन के लिए, अल्ट्रावायलेट लाइट के लिए आप पहले डिसाइड कर रहे हैं कि किस फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन डालेंगे। जैसे मैंने बताया फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में कि आपको विजुअल पोर्शन का रेडिएशन डालना है, मेटल से अगर निकालना है, तो क्या वो फ्रीक्वेंसी वहाँ पे आप उससे वेरी कराएंगे? आप उसकी इंटेंसिटी वेरी कराने का मतलब क्या है कि आप नंबर ऑफ फोटोन्स हायर करते चले जा रहे हैं इंक्रीज करने के लिए। फ्रीक्वेंसी तो अभी भी उसी पोर्शन में है ना, विजुअल पोर्शन में, अल्ट्रावायलेट रीजन में। अगर आपने ग्रीन लाइट डाला तो ग्रीन लाइट के लिए फ्रीक्वेंसी थोड़ी वेरी कराओगे, सिर्फ इंटेंसिटी वेरी करने का मतलब क्या है कि उसका नंबर ऑफ फोटोन्स वेरी करा रहे हैं। क्लियर हुआ है नहीं? यस सर। और पूछना है किसी को? नहीं तो मैं एग्जिट करता हूँ। थैंक यू सर। सर आप इतनी सर, हेलो हाँ जी बोलिए सर, आप मतलब इससे थोड़ा हटकर मेरा एक क्वेश्चन है सर, आप क्वांटम इंफॉर्मेशन थ्योरी या कंप्यूटेशन के लिए कुछ बुक बेसिक्स के लिए आप बता सकते हो? भाई मैंने नहीं पढ़ी है कोई बुक इस तरह की। जो आपके जो सिलेबस, मतलब जहाँ पे आप सिलेबस पढ़ना है वहाँ के जो टीचर सजेस्ट करें वो आप पढ़ लीजिए। मैंने ये नहीं पढ़ा है, कोई बुक नहीं पढ़ा है। असल में मतलब क्वांटम इंफॉर्मेशन थ्योरी के लिए बेसिक्स जो क्वेश्चंस है वो लोग क्वांटम मैकेनिक्स से पूछते हैं, तो उसके बाद हम लोग पूछते हैं आप कौन सा फील्ड में काम करना चाहते हो, तो जब मैं ये बताता हूँ तब वो लोग बोलते हैं ऐसे तो भाई देखो, हाँ तो उसके लिए बोलिए। तो सर ये लोग बताते हैं तो आप इसके अंदर से कौन सा चूज करना चाहते हो। तब मैं जब कोई इंटरनेट सर्च कर रहा हूँ, ये करूँ, तो ये फील्ड अभी ग्रोइंग है, तो इसमें कुछ मिल भी नहीं रहा, तो अभी इसलिए मतलब थोड़ा परेशानी हो चुका है। तो अभी कौन सा फील्ड में जाऊंगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल क्वांटम मैटर मेरे को मिल गया है, तो अभी मैं जिधर ही बोल रहा हूँ मेरे को क्वांटम मैकेनिक्स अच्छा आता है, तो लोग बोल रहे हैं क्वांटम ऑप्टिक्स पे कोई बुक पढ़ लीजिए, उससे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। ओके सर। तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन कोई ऑथर वन पॉइंट से अनदर पॉइंट नहीं, मैं नहीं पढ़ा है, मैंने टॉपिक आपको आइडिया दे दिया, आप उससे रिलेटेड कोई बेसिक बुक पढ़ लीजिए। सर हाँ जी अच्छा चीज पूछनी थी, आप जब काल लिख रहे थे ना जे वो रोटेशनल ऑपरेटर दैट रोटेट्स आर डिफाइन किए थे ना। हाँ जी लास्ट लेक्चर में डिफाइन किया। हाँ वहाँ पर आप एक चीज लिखी दैट टाइम पे सिर्फ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कोऑर्डिनेट को रोटेट कर रहे थे, अगर स्पिन इंक्लूड कर लेंगे तो जे का कांसेप्ट आ जाएगा वहाँ पे। आप आगे बोलिए। वहाँ पर आप एक टर्म्स लिख रहे थे कि एक्सपोनेंशियल e to the power 5 l dot n cap by h cap जो ऑपरेटर ऑपरेट करते हैं, ये वही है ना? मतलब इसको क्या हम वैसे रिलेट कर सकते हैं कि जैसे आप टाइम इवोल्यूशन ऑफ द स्टेट के वक्त हम जब कर रहे थे कि एक्सपोनेंशियल e to the power minus i h cap by t, ऐसे रिलेट कर सकते हैं इसको? बिल्कुल इस तरह से रिलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप ये माने कि आपने जेड एक्सिस के अबाउट रोटेशन कर दिया किसी एंगल से, जेड एक्सिस के अबाउट, ठीक है, जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे तो आप ये मानिए पहले कोई वेक्टर यहाँ पे था, ये इसका एंगल फाई था, अगर जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कराएंगे, इसके अबाउट रोटेशन कराएंगे तो ये ऐसे रोटेट होकर सपोज यहाँ पे चला गया, तो ये एंगल आपने यहाँ पे कंफर्म कर दिया कि कितने एंगल से रोटेट किया इनिशियल कोऑर्डिनेट्स को, तो ये फाई कर दिया अगर मैंने, तो इसको जब वेव फंक्शन पार्ट में इंक्लूड करेंगे तो ये कांस्टेंट फैक्टर है फाई ना, एंगल जो हम दे रहे हैं, तो ये एंगल वेरी कर गया आपकी बात। अब इसका टेलर सीरीज एक्सपेंशन कर लीजिए, जब टेलर सीरीज एक्सपेंशन करेंगे तो फाई के टर्म्स में आपको डेरिवेटिव्स मिलेंगे, और उन डेरिवेटिव्स को डेल अपॉन डेल फाई जो आएंगे आप यहाँ पे एल जेड से रिप्लेस कर, एल जेड से रेट कर सकते हैं, एल जेड इज इक्वल टू माइनस आई एच क्रॉस डेल अपॉन डेल फाई, तो डेल अपॉन डेल फाई कैन बी रिटन एज एल जेड बाई एच क्रॉस। अभी तो मैंने जेड के बारे में बताया, ऐसे ही अगर आप किसी भी यूनिट वेक्टर एन कैप के अराउंड इसको रोटेट करेंगे तब यहाँ एंगुलर मोमेंटम एल डॉट एन बन जाएगा। थैंक यू सर। तो उसको रिलेट कर लेंगे। थैंक यू सर। मैं एग्जिट करता हूँ। सर ट्यूसडे को टेस्ट होगा। हाँ जी सर को मैसेज आया था ना व्हाट्सएप पर कि ट्यूसडे को टेस्ट है क्वांटम का। टेस्ट तो मैंने बहुत पहले बताया हुआ था, क्या पूछना है उसमें बताइए। नहीं सर टाइमिंग पूछनी थी, किस टाइम का होगा, मेरी बीच में कुछ क्लासेस हुई। टाइमिंग मुझे नहीं पता, टाइमिंग तो भाई ऑफिस वाले ही, डेट और टाइमिंग तो मतलब ऑफिस वाले ही डिसाइड करते हैं। सिलेबस मैंने बताया हुआ, अगर आपको डाउट हो तो मैं बता सकता हूँ, स्टार्टिंग से लेके अप टू पोस्टुलेट्स इन क्वांटम मैकेनिक्स का सिलेबस फर्स्ट टेस्ट के लिए है। सर एक पोस्टुलेट से इंक्लूड होके आएगा या वो एक्सक्लूड? अप टू 10 में 10 तक इंक्लूड होते हैं भाई, तो अप टू पोस्टुलेट में पोस्टुलेट भी इंक्लूड हो गया। ओके ओके मतलब पोस्टुलेट सर आपके फर्स्ट क्या लेक्चर? हाँ जी मतलब कौन से लेक्चर नंबर तक सर एग्जैक्टली है, तो वो रिव्यू रिकॉर्ड दे दिया वहां तक। ऐसे मुझे नहीं पता कौन सा नंबर लेक्चर रहा होगा भाई, ऐसे नहीं बताऊंगा। सर आप हमसे थोड़ा बात करके सर कल के दिन के लिए थोड़ा क्लास कम करा सकते हैं, क्योंकि इतना क्लास हो रहा है तो पढ़ने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। मैं मैनेजमेंट में कोई डिस्टर्बेंस नहीं करता हूँ, वो अपने हिसाब से मैनेजमेंट चलाते हैं, मैं उसमें नहीं कर सकता। जिसको प्रॉब्लम है वो आप खुद से इंडिविजुअली बात कर लीजिए। अच्छा सर एक लास्ट चीज कुछ होती सर कि जैसे इसमें से ये जो फोटो करंट वर्सेस वोल्टेज वाला जो ग्राफ था सर इसमें क्या एक पॉसिबिलिटी ये नहीं हो सकती कि जैसे अगर फ्रीक्वेंसी अगर मैंने बढ़ा दी तो काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की बढ़ गई, लेकिन उसके नंबर जब हम कोई जब हम कोई आर्टिकल पढ़ते हैं तो बहुत सारे एजम्पशंस होते हैं। हो सकता है आपने प्लॉट देख लिया हो, अगर आपने लेट लेक्चर अटेंड किया है तो मैंने जब एक्सप्लेन किया है तो मैं बहुत सारे पॉइंट्स बताए हुए हैं कि कब ये वैलिड है कब ये नहीं है।
सर मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग ही कोई भी आप थ्योरी पढ़ते हैं तो उसके बहुत सारे जंक्शंस होते हैं। अगर तो वहाँ पे बोला होगा मैंने कब क्या पार्ट है। उसकी जो आर्टिकल है उसके अलावा अगर हम एक्सपेरिमेंट में जाएंगे तो मैंने आज भी बोला स्टार्टिंग में ब्रेक के बाद कि बहुत सारे रिजल्ट का मिक्सचर मिलता है। हम पॉसिबिलिटी तो जिन पार्ट का चेंज करके चल रहे हैं और एक्सपेरिमेंट करने लगे तो एग्जैक्टली उस थ्योरी के रिजल्ट्स मैच नहीं करेंगे, उससे मॉडिफाइड रिजल्ट मिलते हैं। बट अगर हमें किसी रिजल्ट एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, रीजन जानना है, तो हम उसमें अपने इंटरेस्ट वाली पार्ट को प्रेजेंट रखेंगे, बाकी को एब्सेंट करके चलते हैं, क्योंकि हो सकता है उसके लिए कोई और आपको कॉन्सेप्ट इंक्लूड करना पड़े, कोई और थ्योरी को आपको यूज करना है। मैंने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के टाइम पे यही कहा था कि अगर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो मैंने सेपरेटली आपको रिजल्ट बता दिया, आप यहाँ पे सिर्फ रेडिएशन डालना है किसी पर्टिकुलर मटेरियल पे। अब जब आप एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट ऑब्जर्व करेंगे तो जरूरी नहीं कि आपको सेम रिजल्ट मिले। हो सकता है कि आपको कोई कहीं पे किसी टाइम पे आपको जो फोटोन को अगर आप स्टडी करते हैं तो उसकी एनर्जी चेंज मैच फील आपको ऑब्जर्व होगी, कहीं आपको फोटोन डिटेक्ट ही नहीं होगा। अगर फोटोन डिटेक्ट नहीं हुआ, इंसिडेंट फोटोन है और आफ्टर इंटरेक्शन फोटोन डिटेक्ट नहीं हुआ, तो इट मींस या तो वो एब्जॉर्ब हो गया, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बना दिया उसने, या पीयर प्रोडक्शन में चला गया। अगर फोटोन फिर से लोअर एनर्जी का ऑब्जर्व हो रहा है तो वो कॉम्पन इफेक्ट बन रहा है। तो एक 3 पार्ट में कॉमन था, रेडिएशन हम इंसिडेंट कर रहे थे और मटेरियल हमने नॉन मटेरियल लिया। तो एक्सपेरिमेंट में तो कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, बट जब हम प्योरली फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टडी करना चाहेंगे तो हम ये चेक करेंगे कि वर्क फंक्शन किस ऑर्डर का है। तो हम इनिशियल इंसिडेंट रेडिएशन का जो एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी है, वो हम एक रेंज स्पेसिफाई कर देंगे कि इस रेंज से बाहर नहीं जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर का ही एनर्जी सप्लाई हो मेटल के लिए, तब उस रेंज में आपको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट मिल जाएगा। बट अगर आपने मटेरियल चेंज कर दिया या रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी, तब वो कोई और फिनोमेना में चला। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने दैट टाइम पे किए हुए हैं कि जब हम थ्योरी पढ़ते हैं तो हम अपने इंटरेस्ट वाले पार्ट को एक्सप्लेन करते हैं और बहुत सारे एजम्पशंस लेके चलते हैं। ओके सर।